जी अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है? अच्छा, जो लास्ट वीक में 3 दिन क्लास नहीं हो सकी, उसकी जगह पे अब जो फर्स्ट मेकअप क्लास हो रही है जी, वो आ जाए। ठीक है, इसी तरह से बाकी की जो 2 क्लासेस हैं वो और होनी है। ठीक है, तो उससे पहले कोई क्वेश्चन है किसी का तो बताएं। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का भी? ठीक है जी, अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सिर्फ 1 मिनट मुझे दे दें। ये मैं आपको नेक्स्ट वीक में शेयर करूंगा, अपडेटेड जो नोट्स हैं ना, मंडे को या ट्यूसडे को करूंगा शेयर। बुक तो मैंने आपको बताया हुआ है कि बुक आएगी मिड ऑफ अगस्त तक में। आवाज़ नहीं आ रही जी, स्क्रीन भी नहीं आ रही है, मैसेज आया किसी का? ये मैं ओपन कर रहा हूँ जी, मैंने आपसे भी शेयर नहीं किया, ये मैंने अपडेट कर लिया है सेल्स टैक्स की समरी और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाला चैप्टर है ना, इसलिए मैं इसको सेव कर रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ाऊँ यहीं से। ये शेयर मैं आपसे मैं अभी नहीं किया मैंने, क्योंकि एक ही दफ़ा मैं इकट्ठे करूँगा नेक्स्ट वीक में। जी, तो हम स्टार्ट करते हैं जी। रजिस्ट्रेशन का टॉपिक हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, और मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मैन्युफैक्चरर तक हमने पढ़ लिया था जी, क्योंकि ऐसे ही ये नोट 2 तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और ये होल सेलर से ऑनवर्ड्स हमने पढ़ना है जी, अगर आप मुझे बता दें ऐसा ही है? अच्छा जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं जी। नॉर्मली सप्लाई चेन में होता क्या है कि सबसे पहले एक मैन्युफैक्चरर होता है, या इंपोर्टर होता है, या मैन्युफैक्चरर होता है। अच्छा, ये लोग क्या करते हैं जी, ये गुड्स को, या तो इंपोर्टर है अगर फॉर एग्जांपल कमर्शियल इंपोर्टर है तो वो ट्रेडिंग करेगा, यानी गुड्स को खरीद के एज इट इज सेल कर देगा। और मैन्युफैक्चरर में दोनों कैटेगरीज आ सकती हैं, इंपोर्टर मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है और लोकल मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है। दोनों क्या करते हैं, ये रॉ मटेरियल परचेज करके उसको फिर कन्वर्ट करते हैं फिनिश फॉर्म में और फिर आगे सेल करते हैं। अच्छा, ये ऐसा नहीं होता कि ये जो इंपोर्टर है या जो मैन्युफैक्चरर है ना, ये डायरेक्टली एंड यूजर को सेल करते हैं। ठीक है, स्पेशली जो मेजर मेजर बिजनेसेस है ना पाकिस्तान के,
उसमें उन्होंने ना सप्लाई चेन में जो मिडल मैन जिसको कहते हैं ना, उसको इन्वॉल्व किया होता है। यानी वो खुद छोटे छोटे कस्टमरों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। यानी गाड़ियों वाले जो हैं वो ये नहीं कहते कि भाई मैं खुद एक एक बंदे को खुद गाड़ी सेल करूँ। ठीक है, उन्होंने डीलर्स रखे हुए हैं अपने, या डिस्ट्रीब्यूटर्स रखे हुए हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देख लें, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसी तरह से है कि वो डीलर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। और जो ग्रोसरी की आइटम्स हैं उसमें अगर आप देख लें तो तो ग्रोसरी की आइटम्स में होलसेलर्स भी हैं, रिटेलर्स भी हैं। ठीक है, तो एक पूरी सप्लाई चेन होती है। नॉर्मली क्या होता है कि इंपोर्टर या मैन्युफैक्चरर जो है वो गुड्स को बनाने के बाद या परचेज करने के बाद आगे फिर सेल करता है डीलर को। ठीक है, डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर लिख लें। अच्छा, डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, ये फिर प्रोडक्ट को आगे सेल करते हैं होलसेलर को। होलसेलर क्या करता है, वो रिटेलर को सेल करता है। और रिटेलर जो है वहां से जो प्रोडक्ट है वो एंड यूजर को चली जाती है। तो नॉर्मली इसको, इस सारे प्रोसेस को कहते हैं जी सप्लाई चेन, जिसमें जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज से होती होती एंड यूजर पे पहुंच जाती है। अच्छा, ये जो सप्लाई चेन है ये ऐसा नहीं है कि इसी सीक्वेंस में फॉलो होगा हर प्रोडक्ट के केस में। ये वेरी करता है हर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट के केस में। कि जैसे मैंने अभी गाड़ियों की एग्जांपल दी, व्हीकल्स की, उसमें क्या होता है कि होंडा वाले हैं फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर, तो वो गाड़ी मैन्युफैक्चर करके आगे डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं। डीलर रखे हुए हैं ना, और डीलर जो है वो फिर आगे गाड़ी को सीधा एंड यूजर को सेल कर देता है। यानी उस प्रोडक्ट में होलसेलर या रिटेलर इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, लेकिन एज कम्पेयर टू दिस एक ग्रोसरी की आइटम है। ग्रोसरी की जो आइटम है, फॉर एग्जांपल कोई ग्रोसरी के मिचल्स वाले हैं फॉर एग्जांपल, या शेदान वाले हैं, या और दो चार बड़े जो इस तरह के हैं, नेस्ले वाले हैं फॉर एग्जांपल। तो वो जो है वो मिनरल वाटर जो है वो बना के पहले बेचेंगे डीलर को या डिस्ट्रीब्यूटर को। वो आगे होलसेलर को सेल करेगा। होलसेलर अपना मार्जिन ऐड करके रिटेलर को सेल करेगा, और रिटेलर जो है वो फिर एंड यूजर को सेल करेगा। ठीक है, तो इस तरह से बताने का पर्पज आपको ये था कि ये एक सप्लाई चेन जो होती है ना, ये आइडियली तो इस तरह से होती है, लेकिन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती है। जनरली ऐसा ऐसा कभी भी देखने में नहीं आया कि जो मैन्युफैक्चरर है या इंपोर्टर है वो सीधा इन सबको बाईपास करके एंड यूजर को सेल कर दे। ठीक है, बीच में ये मिडल मैन जिसको कहते हैं ये इन्वॉल्व होता है, जो ट्रेडिंग करता है। और ये जो मिडल मैन है, ये अब इसके इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर तो हमने पढ़ लिया, मिडल मैन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है लॉ में। डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर की अगर मैं बात कर लूँ, तो उसने सिंपली कहा हुआ है कि भाई एवरी पर्सन, यानी कोई भी बंदा जो डीलर है, होलसेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके लिए मैंडेटरी है कि वो सेल्स टैक्स में, चाहे वो 1 रुपए की सेल कर रहा है, चाहे उसका बिजली का बिल 50,000 रुपये का आ रहा है या 50 लाख रुपए का आ रहा है, उसने लाजमी सेल्स टैक्स में रजिस्टर होना है। और जो 1 रुपए की भी वो सेल कर रहा है उसके ऊपर उसने सेल्स टैक्स पे करना है। ठीक है, ये होलसेलर, डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं, ये आप देख लें पाकिस्तान में कितने हैं नंबर में, और इनकी रजिस्ट्रेशन ना होने के बराबर है, जबकि लॉ में लिखा हुआ है एवरी पर्सन। ठीक है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है जी, डिस्ट्रीब्यूटर को नॉर्मली मैन्युफैक्चरर अपॉइंट करता है या इंपोर्टर अपॉइंट करता है एक स्पेसिफाइड एरिया के लिए। ठीक है, कि वो उनसे गुड्स खरीद के आगे सेल करेगा। ये मैंने डिस्ट्रीब्यूटर की डेफिनेशन दी हुई है। यानी डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए होता है। वो एरिया हो सकता है एक सिटी हो, वो एरिया हो सकता है एक इलाका हो। ठीक है, होलसेलर का जनरल जो डेफिनेशन है, अभी सिर्फ आप वही ज़हन में रखें। ये जो डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, मैं भी आपको इस वजह से नहीं पढ़ा रहा कि इसमें एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमने अभी नहीं पढ़ी हुई, तो आपको वो समझ नहीं आएंगी। ठीक है, होलसेलर का मतलब सिंपल यही होता है कि वो बंदा जो बल्क में गुड्स को परचेज करता है, और बल्क में गुड्स को परचेज करके फिर आगे सेल कर देता है। किसको सेल करता है जी, अब होलसेलर का आपने याद रखना है कि जनरली होलसेलर का काम ये होता है कि वो रिटेलर को सेल करे। लेकिन बाज़ केसेस में आपने देखा होगा कि होलसेलर जो होता है वो डायरेक्टली एंड यूज़र को भी सेल कर देता है। यानी कोई बड़ी सी दुकान है होलसेलर की, जिसे थोक पे भी कहते हैं कि ये थोक पे बेचता है माल। तो आप अगर कभी उसके पास, कभी आप एक्सपीरियंस हुआ हो, तो आप देखिएगा कि वो उसके पास दुकानदार भी आते हैं चीज़ें लेने के लिए, जो कि बल्क में खरीदते हैं उसे। और उसके बाद अगर एंड यूज़र आएगा तो वो एंड यूज़र को भी छोटा मोटा सामान दे देता है। ठीक है, तो होलसेलर जो है वो जनरली वो रिटेलर को बेचता है, लेकिन ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि होलसेलर जो है वो एंड यूज़र को भी सेल कर सकता है। तो इन तीनों के लिए मैंडेटरी है कि ये सेल्स टैक्स में रजिस्टर होगा। अच्छा, इसी तरह से एक बात आपने और याद रखनी है कि जो डीलर है वो होलसेलर की डेफिनेशन में फॉल करता है एज पर लॉ। जो सेल्स टैक्स की एक्ट की डेफिनेशन है उसमें डिस्ट्रीब्यूटर की डेफिनेशन अलग से दी हुई है, और डीलर को उसने होलसेलर की डेफिनेशन में कवर किया हुआ है। द टर्म होलसेलर इंक्लूड्स द डीलर। ठीक है, यहाँ तक तो आपको डेफिनेशन समझ आ जाएगी, यहाँ तक। जी जी, बिल्कुल हो सकता है। मैं वही आपको पहले भी बताया था कि ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर
कि वो प्रोडक्ट की नेचर क्या है, उसमें जो है वो क्या एक्सपीरियंस या इंडस्ट्री नॉर्म्स क्या हैं। हो सकता है एक प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को दे, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर को दे होलसेलर को ना दे। हो सकता है मैन्युफैक्चरर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर डीलर उसका हो ही ना, मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली होलसेलर को दे दे। ठीक है, जैसे अब ये एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, तो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में हो सकता है कि नेस्ले वालों ने कोई डीलर वगैरह ना रखा हो, वो डायरेक्टली होलसेलर को बेच दें कुछ प्रोडक्ट्स, या रिटेलर को इवन बेच दें। तो आइडियली ये इस तरह से सीक्वेंस फॉलो होता है, लेकिन प्रोडक्ट की नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। वो प्रोडक्ट जो है जिस तरह की होगी और इंडस्ट्री नॉर्म उसका जो होगा उसके अकॉर्डिंगली ये जो सप्लाई चेन में जो सीक्वेंस है ये चेंज हो सकता है। अच्छा, इसके बाद अगले की तरफ अगर आ जाएँ तो ये वो कैटेगरी है जी जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, जो आपके दुकानदार हैं, रिटेलर्स हैं, जो आपके शॉपकीपर्स हैं, जिसमें सारी चीज़ आ जाएंगे। किराने किराना स्टोर वाले हैं, जनरल स्टोर वाले हैं, मेडिकल स्टोर वाले हैं, हर जगह पे खुले हुए हैं, आप देख लें। आपके और कितने जितने भी ये सैनिटरी वाले हैं, ये बाकी जितने भी आइटम्स वाले हैं, ग्रोसरी वाले, ये सारे रिटेलर की कैटेगरी में आ जाते हैं जी। अब इनका नंबर बहुत ज़्यादा है। एक जो एस्टिमेट है, अभी एफबीआर ने ना रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च की है जी, जिसे एफबीआर ने नाम दिया है ताजिर दोस्त स्कीम। वो इनकम टैक्स में हम पढ़ेंगे। ये जो ताजिर दोस्त स्कीम है ना, ये बेसिकली रिटेलर्स के लिए है, क्योंकि ये लोग टैक्स नहीं देते। यानी आप किसी भी दुकानदार से पूछ लें कभी जाके, वो कहेगा पता नहीं, मुझे क्या पता रिटर्न होती क्या है। क्योंकि मसला इन लोगों का ये है कि ये लोग, इन लोगों की विद होल्डिंग नहीं हो सकती किसी तरह से भी। तो जब विद होल्डिंग नहीं हो सकती तो फिर इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने टैक्स खुद से देना है। खुद से आपको पता है कि पाकिस्तान में कोई भी बंदा टैक्स नहीं देता। जब खुद से कोई भी बंदा टैक्स नहीं देता तो फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाना और उसकी इन्फोर्समेंट करवाना जो है वो एफबीआर का काम है। वो एफबीआर से हो नहीं सकता पाकिस्तान में। ठीक है, क्योंकि उसके लिए मेहनत दरकार है। वो जो बंदे वहाँ पे बैठे हुए हैं वो करने को तैयार नहीं है। ठीक है, वो तो सिर्फ बैठे बैठाए जो है, मोस्टली पाकिस्तानियों की नेचर ये है कि शॉर्टकट के थ्रू हर काम हो जाए। तो वहाँ पे भी यही अप्रोच है कि वो बैठे बैठाए जो है वो तनख्वाह मिल जाए और मेहनत मुहनत ना करनी पड़े। इस वजह से ये जो रिटेलर वाला सेक्टर है ना, ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। मैं आपको बता रहा था कि वो जो ताजिर दोस्त स्कीम आई है, उसको ना उन्होंने 6 बड़े शहरों में पाकिस्तान में अभी सिर्फ इंप्लीमेंट किया है, जो कैपिटल है ना मेन मेन। जैसे पंजाब है तो यहाँ पे लाहौर में कर दिया, रावलपिंडी में कर दिया, इस्लामाबाद में कर दिया, कराची में कर दिया, क्वेटा में कर दिया, पेशावर में कर दिया। तो इन 6 शहरों में इन लोगों ने एस्टिमेट किया हुआ है मेरे ख्याल में कि 35 से 40 लाख रिटेलर्स हैं। ठीक है, तो इनका नंबर बहुत ज़्यादा है। विद होल्डिंग वाला जो मैंने पहले एक बात बताई, उसमें उन्होंने अभी रिसेंटली ये अभी हुआ है 236H जो आप बता रहे हैं ना, ये अभी इस दफ़ा बजट में हुआ है कि इन्होंने सारे रिटेलर्स पे लगा दिया है कि ये जो मैन्युफैक्चरर है या डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है या होलसेलर, अगर ये रिटेलर को सेल करेंगे तो रिटेलर का इनकम टैक्स विदहेल्ड करेंगे, उससे इनकम टैक्स ले लेंगे और लेके जमा कराएंगे। और उसके पीछे आपने देख लिया है कि वो ऑलरेडी स्ट्राइक्स शुरू हो चुकी हैं। वो पेट्रोलियम डीलर्स ने हड़तालें की, उन्होंने कहा जी हम पेट्रोल पंप बंद कर देंगे। वो देख ही लिया आपने। हालांकि वो 0.5% सिर्फ टैक्स है। यानी उन्होंने टैक्स ये लगाया है कि 0.5% जो है वो अगर आप फाइलर हैं, और 2.5% है अगर आप नॉन फाइलर हैं। यानी इसी बैकग्राउंड में जो मैंने आपको भी बताया ना कि ये रिटेलर्स चूंकि टैक्स नहीं देते, उन्होंने कहा जी इनसे एडवांस टैक्स लेके ही थोड़ा बहुत जमा करा दें। मैन्युफैक्चरर को कहा भाई इन्होंने खुद से तो देना नहीं है, तो आप जो इनको सेल करोगे ना, फॉर एग्जांपल आप इनको सेल कर रहे हो 100 रुपये की, तो इसने आपको 100 रुपये पे करना है, प्लस इसके ऊपर 18% सेल्स टैक्स भी पे करना है। ठीक है, 118 हो गया। प्लस इसके ऊपर तुमने इससे इसका एडवांस टैक्स भी ले लेना है 0.5%। ठीक है, तो तुम इसको जो इनवाइस करोगे ना वो इतने की करोगे। ये जो टैक्स है ये है 236H, ये इनकम टैक्स का सेक्शन है। तो ये जो 0.59 है ये एडवांस टैक्स है बेसिकली इस रिटेलर का। और यार आप मेरी बात जरा सुन लेना पहले। और ये जो रिटेलर है, ये रिटेलर अपनी लाइबिलिटी, वो जो मैं आपको बता रहा था कि जो ताजिर दो स्कीम है जो अभी इंट्रोड्यूस हुई है, उसके तहत अपनी लाइबिलिटी कंप्यूट करेगा। और उस लाइबिलिटी के अगेंस्ट ये जो एडवांस टैक्स डिडक्ट हुआ होगा ना, या कलेक्ट होगा सॉरी, ये यानी मैन्युफैक्चर कलेक्ट करके एफबीआर को जमा कराएगा। ये जो 0.59 है ये एडजस्ट कर लेगा उससे। ठीक है, यानी ये एक तो पहली बात है कि ये जो 236H में जो टैक्स रिटेलर से डिडक्ट किया जा रहा है या कलेक्ट किया जा रहा है, ये फाइनल नहीं है, ये सिर्फ एडवांस टैक्स है। और इसी के ऊपर वो मानने को तैयार नहीं है। वो पेट्रोलियम डीलर्स ने हड़ताल की, उन्होंने वो धमकी दी कि भाई सारे पेट्रोल पंप जो हैं हम बंद करने लगे हैं, सिर्फ ये 0.5 के पीछे कि हमने 0.5 भी नहीं देना। और वो आपको पता है कि वो वापस हो गया है। उनको उनके लिए उन्होंने कोई वे आउट निकाल लिया है। वो क्या वे आउट निकाला है वो जब हम इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप आजकल सुन रहे हैं तो मेरे ख्याल में वो आटे वाले जो हैं, फ्लोर मिल्स वाले जो हैं, वो भी हड़ताल पे हैं। वो कहते हैं हमने भी नहीं देना। फिर और कौन है जी हड़ताल पे? मेरे ख्याल में और 2-4 सेक्टर्स भी हैं रिटेलर्स वाले जो आजकल इसी बात पे हड़ताल कर रहे हैं कि हमने ये टैक्स नहीं देना। तो तो बताने का पर्पज़ आपको ये सारी कहानी का ये था कि ये जो सीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर उन्होंने लिख दिया। ठीक है, तो ये जो रिटेलर सेक्टर है ना, इनका नंबर बहुत ज़्यादा है। यानी मैं आपको बताया कि 6 जो बड़े बड़े शहर हैं, इसी में तकरीबन 35-40 लाख जो हैं वो रिटेलर्स हैं। और वो जो ताजिर दो स्कीम आई है ना, और ये सारे आपको पता है कि एक पर्टिकुलर पार्टी है, सारे से मुराद की मोस्टली इनमें से एक पर्टिकुलर पार्टी है, उसका वोट बैंक है।
और चूंकि उसका वोट बैंक है तो इनके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा पाकिस्तान में, ठीक, अभी भी नहीं लगा हुआ, अभी भी ये देख रहे हैं, ये थोड़ा सा टैक्स लगा है, ये भी इन लोगों ने नहीं देना। और मैं आपको एक और बात बता रहा था कि वो जो ताजिर ताजिर दो स्कीम है, उसमें मैं हाल में जो नंबर अभी तक आया है ना, उसमें उन्होंने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट दिया था कि खुद ही रजिस्टर हो जाओ भाई, और खुद ही मंथली बेसिस पे टैक्स जमा कराओ। वो एक तरीकाकार उसके अंदर बताया हुआ है स्कीम के अंदर, वो हम इनकम टैक्स में फिर डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसमें भी मेरे ख्याल में अभी तक जो है वो 30-40 हज़ार लोग रजिस्टर हुए हैं बस, यानी 35-40 लाख में से सिर्फ 30 हज़ार या 35 हज़ार लोग रजिस्टर हुए हैं। उसमें थोड़ा सा टैक्स था जो उन्होंने देना था, वो भी ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है एज कम्पेयर टू दिस। आप कंपनी को देख लें, यानी जो ऑलरेडी कंप्लाइंट टैक्स पेयर्स हैं, कंपनीज हैं, तो कंपनीज पे 39% टैक्स है, जिसमें सुपर टैक्स भी शामिल है। आप सैलरीड बंदे को देख लें, सैलरीड के ऊपर अब जो टैक्स हो चुका है वो तकरीबन 40% हो चुका है। और अदर देन सैलरी को अगर आप देख लें, ये जो आपकी एओपीज वगैरह हैं या नॉन सैलरीड बंदे हैं, उनके ऊपर जो टैक्स का रेट है वो 45 हो चुका है, प्लस अगर आप सुपर टैक्स भी ऐड कर लें तो वो 55 है। और ये लोग जो हैं ये 0.5% और 2% टैक्स देने को भी तैयार नहीं है। तो ये सारे रीजंस हैं कि जिनकी वजह से हमारी जो टैक्स बेस है, स्पेशली इनकम टैक्स की, मैंने आपको दिखाया था पहले दिन, वो बहुत कम है। सिस्टम जो है, वो जो निज़ाम है, वो इक्विटेबल नहीं है, इक्विटी नहीं है। एक बंदा जो टैक्स दे रहा है उसी को आप उसी से लेते जा रहे हैं, जो नहीं दे रहा उसको वेरियस पॉलिटिकल रीजंस की वजह से और वेरियस अदर पॉलिटिकल सबसे मेन रीजन है, यानी ये जितने भी ये बड़े बड़े सेक्टर्स है पाकिस्तान के जो टैक्स नहीं दे रहे, ये सारे पॉलिटिकल एफिलिएशन है। एग्रीकल्चर की अगर आप बात कर लें, तो एग्रीकल्चर में भी आपको पता है कि एक पर्टिकुलर पार्टी है जो नहीं लगाती टैक्स, और इसी तरह से रिटेलर्स भी हैं। बहरहाल अब हम वापस आ जाते हैं जी, ये जो रिटेलर्स हैं, चूंकि इनका नंबर बहुत ज़्यादा है, तो इनको भी फिर उन्होंने आगे क्लासिफिकेशन कर दी कि एक छोटा जो दुकानदार है, यानी जिसकी एक छोटी सी शॉप है, 40-50 हज़ार लाख रुपए महीने का कमा लेता है, वो कैसे सेल्स टैक्स में रजिस्टर होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा हुआ है जी कि रिटेलर सिर्फ वही वाले सेल्स टैक्स में रजिस्टर होंगे जो टीयर 1 की कैटेगरी में आ रहे हैं। इन्होंने लॉ में डिफाइन किया हुआ है इसके बाद टीयर 1 को, कि टीयर 1 रिटेलर कौन है। हमें तो रजिस्टर नहीं होना, नहीं मतलब जी, एचपी हमें से मुराद क्या है? पिछले लेक्चर में सुना मेरे ख्याल में आपने, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वो सेल्स टैक्स में सारा सिस्टम किस तरह से होता है, और एंड यूजर जो होता है ना, उसको तो रजिस्टर नहीं होना होता ना। पहले जो 2-3 लेक्चर्स हैं, अगर आपने नहीं सुने तो उनको अच्छी तरह से सुने, वो वहाँ पे आपको फिर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना कि जो एंड यूजर है वो क्या सेल्स टैक्स में रजिस्टर होता है या नहीं होता। ठीक है, सेल्स टैक्स में मैंने स्टार्ट ही वहाँ से किया था कि सिर्फ ये लोग हैं जिन्होंने रजिस्टर होना है, ये वाले लोग। कहाँ गया रजिस्टर पर्सन की डेफिनेशन? ये तो एंड यूजर जो होते हैं ना, वो सेल्स टैक्स पे करते हैं इन लोगों को, ये जो लोग सप्लाई चेन में हैं। मैंने एग्जांपल भी करके बताया था, ठीक है, इसलिए पिछले लेक्चर अच्छी तरह से सुना करें। रीजन बीइंग के एक स्टेज ऐसी आ जाएगी आज से 2-3-4 वीक्स के बाद, जिसमें अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं सुने होंगे तो अगले वाले कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल समझ नहीं आएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें स्पेशली सेल्स टैक्स में इंटरलिंक्ड है। इनकम टैक्स में तो टॉपिक्स अलग अलग है ना, तो एक टॉपिक आपने लेट्स सपोज अगर एक वीक में मिस कर दिया तो अगले वीक में नया टॉपिक आ जाएगा, आप वो पढ़ लें, पिछले वाला मिस हो गया, खैर है। सेल्स टैक्स में ऐसा नहीं है। सेल्स टैक्स में ना सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड है। और आपको पता है कि एग्जामिनर जो पेपर में क्वेश्चन करता है ना, जो एक जो न्यूमेरिकल आता है, वो इसी तरह से एक ही पूरे लॉग की बेस पे वो एक क्वेश्चन बनाता है, तो सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं। तो अगर आप पिछला लेक्चर सेल्स टैक्स में नहीं अटेंड करेंगे या नहीं सुनेंगे, ज़्यादातर लोग रिकॉर्डिंग सुनते हैं ऑब्वियसली, तो नेक्स्ट लेक्चर आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए हमेशा अगर पिछला लेक्चर स्किप हो गया है तो उसकी रिकॉर्डिंग सुना करें, उसके बाद अगला लेक्चर सुना करें। ज़रूरी नहीं है कि आप लाइव सुने, ठीक है, ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लेक्चर पिछला सुने, उसके बाद अगले पे आए, तो आप रिकॉर्डिंग सुन लें जब भी आपको टाइम मिले। तो एंड यूजर जो होता है वो सेल्स टैक्स पे करता है इन लोगों को सप्लाई चेन के अंदर। आप भी पे करते हैं, मैं भी पे करता हूँ, पाकिस्तान के मोस्टली जो पब्लिक है वो सेल्स टैक्स पे करती है, लेकिन वो एफबीआर को पे नहीं करती। ठीक है, क्योंकि वो रजिस्टर ही नहीं है ना, उनके लिए रिक्वायरमेंट है कि वो रजिस्टर होंगे सेल्स टैक्स में। तो वो लोग जो हैं वो सेल्स टैक्स पे करते हैं इन लोगों को, सप्लाई चेन पे। ये लोग जो हैं फिर आगे एफबीआर को अपना इनपुट एडजस्ट करके जमा करवा देते हैं। ठीक है, ये रूल है। तो टीयर 1 की कैटेगरी में जो रिटेलर आएगा सिर्फ वही लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है। उसकी डेफिनेशन लॉ में क्या दी हुई है जी? कोई भी इंटरनेशनल और नेशनल चेन ऑफ स्टोर है, यानी अब इसका एक क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। ठीक है, इसमें एक बताओ पॉइंट भी मैं पहले आपको जरा पूरा पढ़ाता हूँ, फिर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ। तो कोई कोई भी अगर इंटरनेशनल है
कोई एग्जांपल दे सकते हैं जी इंटरनेशनल रिटेलर्स वगैरह जैसे हाइपर स्टार वाले हैं, या हमें कारफोर नाम है इनका, इसी तरह से और कौन है जो इंटरनेशनल रिटेलर की कैटेगरी में, इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर्स? मेट्रो इंटरनेशनल है, ठीक है जी। और मनीषो है, इस तरह के जो ब्रांड्स हैं इनके लिए मैंडेटरी है कि ये सेल्स टैक्स में रजिस्टर हो। इसी तरह से जितने भी नेशनल चेन ऑफ स्टोर्स हैं, जैसे ये एक रहीम स्टोर है, ये डिफरेंट जगहों पे खुला हुआ है, ठीक है। इम्तियाज़ है, ये डिफरेंट जगहों पे खुला हुआ है। या इसी तरह दो चार और कौन सी एग्जांपल्स हैं जी नेशनल की? सर्विस, हाँ ठीक है। सर वो तो उस कैटेगरी में मैं ग्रोसरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा था। तो इनके लिए लाजमी है कि ये सेल्स टैक्स में रजिस्टर हो जो भी इनकी सेल है, ठीक है। यानी सेल वैल्यू पे डिपेंडेंट नहीं है। ऑपरेटिंग इन, एक सेकंड जी, अजान जरा हो जाए। जी आवाज़ आ रही है जी? अच्छा, इसके बाद सेकंड है जी, ऑपरेटिंग इन एयर कंडीशनिंग मॉल और प्लाजा एक्सक्लूडिंग कियोस्क। कि अगर आप किसी भी एयर कंडीशनिंग मॉल में बैठे हो, शॉप नहीं, ये नहीं है कि आपने दुकान पे एसी लगा लिया तो आप रजिस्टर हो जाएंगे। जहाँ पे आप बैठे हुए हैं वो कोई शॉप, वो कोई मॉल है या कोई प्लाजा है, ठीक है। और वो अगर एयर कंडीशनड है तो फिर आपके लिए मैंडेटरी है रिगार्डलेस ऑफ योर टर्नओवर कि आप जो हैं वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर होंगे। इसमें उन्होंने कियोस्क को एक्सक्लूड किया हुआ है। वो बेसिकली जो बाहर आप किसी मॉल में जाएंगे तो देखेंगे कि एक तो शॉप्स होती हैं ना, कुछ लोग बाहर स्टॉल लगा के बैठे होते हैं, जैसे उर्दू में छापड़ी वाला समझ लें। कोई पान लगा के बैठा हुआ है, कोई आइसक्रीम लगा के बैठा हुआ है, कोई चॉकलेट लगा के बैठा हुआ है, कोई परफ्यूम लगा के बैठा हुआ है। उनके लिए बेसिकली रिक्वायरमेंट है, आप ओपन इस तरह की चीज़ें, उनके लिए उन्होंने एक्सक्लूजन दे दिया कि भाई आप लोगों ने रजिस्टर नहीं होना, लेकिन इसके अलावा जो बाकी के लोग हैं वो मैंडेटरी है। यूज क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यूरिंग द लास्ट 12 मंथ्स इज ₹1.2 मिलियन। यानी पिछले 12 महीने में बिजली का जो बिल है वो अगर 12 लाख रुपए से ज़्यादा का है तो फिर भी आपने रजिस्टर होना, ठीक है। होलसेलर कम रिटेलर इंगेज्ड इन बल्क इंपोर्ट एंड सप्लाई ऑफ कंज्यूमर गुड्स। होलसेलर कम रिटेलर, जी जी, ओपन स्टॉल्स जो हैं वो इसमें आ जाएंगे कियोस्क में। तो उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो रजिस्टर हो। अच्छा, अच्छा, अब ये एक बात और याद रखिएगा, होलसेलर कम रिटेलर कौन है जी? जो होलसेल का बिजनेस भी कर रहा है, वो चूंकि होलसेलर का बिजनेस कर रहा है तो वो होलसेलर है, और फिर वो रिटेल का बिजनेस भी कर रहा है। अच्छा, अब अगर एक होलसेलर जो है वो होलसेलर का बिजनेस भी है उसका, यानी बल्क में भी काम करता है और एंड यूजर को भी बेचता है, तो फिर उसके लिए मैंडेटरी है कि वो एज अ रिटेलर के तौर पे रजिस्टर होगा। अच्छा, एक तो पहली बात ये। दूसरी बात, किस केस में उसने रजिस्टर होना है? सारे केसेस में नहीं होना, ठीक है। अगर वो इंगेज्ड है किस काम में जी? बल्क इंपोर्ट, यानी बल्क में वो इंपोर्ट करता है बाहर से सामान और फिर उनको सेल करता है। किन गुड्स को जी? कंज्यूमर गुड्स को। कंज्यूमर के अलावा भी तो बेतहाशा गुड्स है ना, ड्यूरेबल गुड्स हैं और पता नहीं कौन कौन सी गुड्स हैं जो केमिकल्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, इस तरह की बेतहाशा चीज़ें हैं जो इस कैटेगरी में आ जाती हैं। उनके लिए मैंडेटरी नहीं है कि वो लाजमी रजिस्टर होंगे, यानी वो वाली कैटेगरी के जो होलसेलर रिटेलर है। लेकिन जो कंज्यूमर गुड्स, यानी जो ग्रोसरी आइटम्स वगैरह, कंज्यूमर गुड्स वही होती है ना जिनको एंड यूजर्स डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, उस केस में होलसेलर कम रिटेलर के लिए मैंडेटरी है कि वो
सेल्स टैक्स में रजिस्टर, ठीक है ना। अब आपका क्वेश्चन इसमें ये भी हो सकता है कि जो बाकी वाले होलसेलर कम रिटेलर हैं वो क्या करेंगे, क्या उनके लिए मैंडेटरी नहीं है कि वो रजिस्टर हो? तो उनके लिए क्राइटेरिया यही वाला है, ये वाला, ये ये A B C E, इनमें से अगर किसी एक में ये फॉल कर जाएंगे तो वो रजिस्टर होंगे, वरना वो रजिस्टर नहीं होना होंगे, ठीक है। लेकिन वो वाला होलसेलर कम रिटेलर, ये दोबारा से बता रहा हूँ, जो बल्क में इंपोर्ट करता है, लोकल परचेज नहीं करता, इंपोर्ट करता है बल्क में, और फिर आगे कंज्यूमर गुड्स इंपोर्ट करता है और फिर आगे सेल करता है, उसके लिए मैंडेटरी है कि वो एज अ रिटेलर के तौर पे रजिस्टर हो। हाँ, इंपोर्टर के तौर पे तो वो होगा ही होगा रजिस्टर, जब वो इंपोर्ट करने जाएगा तो एफबीआर उसको इंपोर्ट ही नहीं करने देगा विदाउट रजिस्ट्रेशन। लेकिन लेकिन उसने जो सेल्स टैक्स पे करना है ना, वो एज अ रिटेलर के तौर पे पे करना है ना। तो जो बंदा इंपोर्ट कर रहा होता है उसके लिए एज अ इंपोर्टर तो रजिस्ट्रेशन होनी ही होनी है, लेकिन उसके बाद उसने आगे भी अपनी रजिस्ट्रेशन करानी होती है एज अ मैन्युफैक्चरर। यानी आप, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही कैटेगरी में रजिस्टर होते हैं, आप एज अ मैन्युफैक्चरर भी रजिस्टर हो सकते हैं, एज अ कमर्शियल इंपोर्टर भी हो सकते हैं, एज अ रिटेलर भी हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर कम रिटेलर भी हो सकते हैं। आप जो जो भी आपकी एक्टिविटी होती है ना, उन सब में आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, सिर्फ एक कैटेगरी में नहीं होती रजिस्ट्रेशन। होलसेलर के लिए तो मस्ट है, लेकिन हम उस वाले होलसेलर की बात कर रहे हैं जो रिटेलर भी है। वो तो मस्ट सिर्फ उस वाले होलसेलर के लिए है जो सिर्फ बल्क में बिजनेस कर रहा है। लेकिन जो एंड यूजर को भी बेच रहा है उसके लिए एज अ रिटेलर के तौर पे रजिस्ट्रेशन जरूरी है या नहीं है, वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। होलसेलर के तौर पे तो उसको होना ही होना है रजिस्टर। नहीं, वो अगर एज अ होलसेलर सिर्फ रजिस्टर होगा, एज अ रिटेलर नहीं होगा रजिस्टर, तो जो वो रिटेल वाली सेल कर रहा है वो फिर उसके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं ना देगा, सिर्फ होलसेल वाली सेल पे सेल्स टैक्स देगा। तो इस चीज़ को बेसिकली उन्होंने लॉ में कैटर किया हुआ है कि जो रिटेल वाली सेल हो रही है ना, क्या उसके ऊपर सेल्स टैक्स देना है या नहीं देना, उसके लिए आगे क्राइटेरिया बता दिया है। जो वो होलसेलर वाली सेल कर रहा है वो तो उसने देना ही देना है सेल्स टैक्स, क्योंकि वो उसके लिए अलहदा से एज अ होलसेलर रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी है। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन है जी किसी का और? रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही होता है, आपको जब आई कैब में क्वेश्चन भी आता है ना, जब आपका आई कैब में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे ना न्यूमेरिकल को, जैसे आखिरी अटेम्प्ट में देखता हूँ, तो वो एग्जामिनर नॉर्मली ना आपको इसी तरह से दिखाता है कि ये देखें, इसमें नहीं है। हाँ, ये जैंग इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये महल में एक दो अटेम्प्ट पहले का पेपर पेपर का क्वेश्चन है। इसमें उसने क्या लिखा हुआ है जी, इट इज़ रजिस्टर्ड एज एन इम्पोर्टर, मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो आप इन सारी की सारी एक्टिविटीज़ में जो भी आपने एक्टिविटी करनी होती है ना, आप उसमें रजिस्टर होते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर हमेशा एक ही होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर हर टैक्स पेयर का यूनिक है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर के अगेंस्ट आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो आपको रजिस्टर करानी होती है। जो होलसेलर कम रिटेलर बल्क इंपोर्ट में डील नहीं कर रहा कंज्यूमर गुड्स वाली में, लेकिन वो होलसेलर कम रिटेलर है, मैंने आपको पहले भी इसका जवाब दे दिया था, उसके केस में आपको क्या उसने एज अ रिटेलर के तौर पे रजिस्टर होना है या नहीं होना, उसके लिए आपको ये बाकी वाली क्लॉजेस में देखना पड़ेगा, ABC में या ई में। उनमें तो नहीं आ रहा वो, कि फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर एयर कंडीशनिंग मॉल में तो नहीं बैठा हुआ, या उसका बिजली का जो बिल है वो 12 लाख रुपए से ज़्यादा का तो नहीं है। उसमें अगर आएगा तो वो हो जाएगा रजिस्टर, वरना वो रजिस्टर नहीं होगा, ठीक है। इनपुट सिंक, मतलब इनपुट सिंक से क्या मुराद है जी? इनपुट तो सिंपल सा रूल है, दूसरी पार्टी अपलोड करती है तो आपको मिल जाता है, वरना नहीं मिलता। अच्छा जी, आगे चलते हैं। रिटेलर हु हैज़ एक्वायर्ड पॉइंट ऑफ सेल for accepting payments through debit or credit cards from banking companies or any other digital payment service providers authorized by the स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, कि कोई भी रिटेलर अगर उसके पास डेबिट क्रेडिट कार्ड मशीन है तो फॉर पेमेंट की एक्सेप्टेंस के लिए, चाहे वो बैंकिंग कंपनीज हैं या अदर देन बैंकिंग है, तो उसने सेल्स टैक्स में मैंडेटरी रजिस्टर होना है। बैंकिंग कंपनीज में तो ऑब्वियसली जितने भी बैंक्स हैं उनके ATM कार्ड्स वगैरह हो जाएंगे। अदर देन बैंकिंग में क्या आता है जी, इसमें क्या आएगा? कोई और डिजिटल मोड चल रहा है आजकल मार्केट में, कोई बता सकता है? हाँ, इजी पैसा टाइप और इस तरह की जो चीज़ें ना, जायज़ कैश है। तो इस तरह से अगर वो पेमेंट की एक्सेप्टेंस कर रहा है तो उसके लिए मैंडेटरी है कि वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर होगा। और इसके बाद ये इन्होंने ना क्लॉज लॉ में डाल दी थी पिछले साल ही, लेकिन ना इसका थ्रेश होल्ड डिफाइन नहीं किया था। ये इस दफ़ा बजट में नहीं, लेकिन हमें बजट से 4-5 महीने पहले एक SRO आया जिसमें इन्होंने एक थ्रेश होल्ड लगा दिया है जी, कि कोई भी रिटेलर हुज डिडक्टेबल एडवांस इनकम टैक्स
अंडर सेक्शन 236H, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, ऑन परचेजेस फ्रॉम इम्पोर्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स, डीलर्स ड्यूरिंग द लास्ट 12 मंथ्स एक्सीड्स ₹100,000। पहले 100,000 का क्राइटेरिया नहीं बताया हुआ था, पहले लिखा हुआ था कि वो लिमिट जो होगी ना वो एफबीआर प्रिस्क्राइब करेगा। तो अब उन्होंने एक एसआरओ इशू किया है आज से 3-4 महीने पहले, और उस एसआरओ में एक थ्रेश होल्ड बता दिया है जी कि कोई भी रिटेलर जिसका 236H में विद होल्डिंग जो है वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा का हो गया पिछले 1 साल के अंदर, उसके लिए भी सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, ठीक है। और आपको पता ही है कि अब इस दफ़ा ज़्यादातर तो ये जो रिटेलर्स हैं ना ये नॉन फाइलर हैं, ये फाइलर नहीं है। एक बात आपने और याद रखनी है कि ये जो हम क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं ना, ये सिर्फ उन्होंने सेल्स टैक्स में लीनियंसी दी हुई है इनको, कि भाई सेल्स टैक्स में अगर तुम इसमें से किसी भी कैटेगरी में आते हो तो तुमने रजिस्टर होना है। लेकिन अगर इसमें से किसी भी कैटेगरी, मिसाल के तौर पे एक दुकानदार है जो एक मोहल्ले में बैठा हुआ है, एक मोहल्ले की या एक एरिया की मार्केट है छोटी सी, उसमें उसने अपनी एक छोटी सी दुकान ली हुई है किराए पे, तो वो तो ना उसके पास डेबिट कार्ड, वैसे तो सब लोगों ने आजकल रखी हुई है कोई भी जो मेजर स्टोर है, लेकिन अगर वो इनमें से किसी भी क्राइटेरिया में नहीं आता तो वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन क्या उस बंदे ने इनकम टैक्स पे करना है, तो इनकम टैक्स उसने पे करना है, ठीक है। इनकम टैक्स का क्राइटेरिया बड़ा सिंपल सा है जी, कि कोई भी बंदा जिसका जो क्राइटेरिया है वो 6 लाख रुपए का क्राइटेरिया है, कि आपके पूरे साल की इनकम अगर 6 लाख रुपए से कम है तो आपने कोई टैक्स नहीं देना, यानी 50,000 रुपये पर मंथ। लेकिन अगर आपकी इनकम 50,000 रुपये से ज़्यादा है, कोई भी बंदा है, चाहे वो रिटेलर है, चाहे वो इवन स्टूडेंट है, कोई भी बंदा है, एग्जामेशन किसी को भी नहीं है, अगर आप महीने का 50,000 रुपये से ज़्यादा का कमा रहे हैं तो आपने इनकम टैक्स पे करना है, ठीक है। और उसमें आपको पता है कि वो रिटेलर्स कैटेगरी वाले जो हैं वो सेल्स टैक्स में बड़े कम रजिस्टर हैं, तो इनकम टैक्स में तो हर बंदे ने चूंकि पे करना है, तो आपको पता है टोटल हमारे पाकिस्तान में 40 से 50 लाख टोटल रिटर्न फाइल होती हैं। और 40 से 50 लाख तो है, वो मैं आपको बताया थोड़ी देर पहले ही कि 40-50 लाख तो सिर्फ नंबर है इन 6 बड़े शहरों में रिटेलर्स का। पाकिस्तान में तो टोटल जो हैं वो 100 से ज़्यादा शहर हैं। तो उस हिसाब से आप देख लें, अगर ये रिटेलर्स ही प्रॉपर टैक्स जमा करवाना स्टार्ट कर दें तो अच्छी खासी इनसे इनकम हो सकती है, ठीक है। जब एक मुल्क मुश्किल में है तो फिर कंट्रीब्यूशन सबने करना है ना, ऐसे तो नहीं है कि अपनी आप कहने भाई मैं नहीं देना तो सीधे दो। क्या आपको पता है कि आज से कोई 2 या 3 साल पहले एक और तरीका कार भी निकाला गया था इन रिटेलर से टैक्स लेने का। वो तरीका कार खैर अभी अगर होता तो वाकई वो तो नहीं मल जानी थी, वो उस वक्त फिर भी रीजनेबल था, क्योंकि उस वक्त बिजली का जो यूनिट था उसमें इस तरह की अंधेरी मची हुई थी, जैसे आजकल तो अंधेर नगरी है ना, कि 70-80 रुपये का बिजली का यूनिट हो चुका है रेजिडेंशियल। उस वक्त उन्होंने तरीका कार ये निकाला था, उस वक्त हमें बिजली का यूनिट 30-35 रुपये का था मैक्सिमम, कि इनके बिजली के बिल के अंदर ही इनसे इनकम टैक्स ले लिया जाए। वैसे तो इन्होंने देना नहीं है, वो 2,000 या 3,000 रुपये पर मंथ वो टैक्स उन्होंने लगाया था। और अगर आप फॉलो करते हो मीडिया को या आपको याद हो तो अखबार वगैरह न्यूज़ वगैरह पढ़ते हो, क्या हुआ था जी, वो भी मेरे ख्याल में 2 महीने के अंदर अंदर ही इन्होंने स्ट्राइक्स वगैरह की, मार्केटें बंद कर दी, और वो क्या हुआ, वो रिवर्स हो गया था, ठीक है। ये मिफ्ता इस्माइल के दौर में हुआ था, उसने लगाया था, लेकिन इन्होंने फिर शोर मचा मचू के रिवर्स करा दिया। तो बहरहाल बताने का पर्पज़ ये है कि, और ये 236H होता क्या है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, कि जब भी ये मैन्युफैक्चरर सेल करेगा रिटेलर को, या डिस्ट्रीब्यूटर सेल करेगा रिटेलर को, या होलसेलर सेल करेगा रिटेलर को, तो जितने का भी वो सेल करेगा उसका 0.5 अगर वो फाइलर है और 2.5 अगर वो नॉन फाइलर है, वो उनसे कलेक्ट करके एफबीआर को जमा कराएगा। ये जो टैक्स है ये एडजस्टेबल है, ये फाइनल नहीं है, ये जो भी रिटेलर की लाइबिलिटी बनेगी उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा। तो जिस बंदे का भी पिछले 12 महीने में 1 लाख रुपए से ज़्यादा का टैक्स डिडक्ट हो गया, उसने सेल्स टैक्स में लाजमी एज अ टियर 1 रिटेलर के तौर पर रजिस्टर होना। अच्छा, बाकी का रिटेलर्स आप क्या करेंगे, ये जो टियर 1 की कैटेगरी में जो रिटेलर्स आ गए, इनका तो नंबर 2-3 लाख मैंने आपको बताया मैक्सिमम, जो टोटल जो टियर 1 की कैटेगरी में लोग रजिस्टर्ड हैं, मुझे उनका नंबर आइडिया नहीं है, एफबीआर के पास ऑब्वियसली इसका नंबर होगा। टोटल जो पाकिस्तान में सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड लोग हैं ना, अभी अगर हम गूगल कर लें, या गूगल वाले भी बता ही दें। चलिए छोड़ो यार, इसमें मिसलीडिंग भी हो सकता है नंबर, मैं जो अंदाजा है वो यही है, इसके आसपास ही है, ठीक है। 2 से 3 लाख टोटल पाकिस्तान में सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड लोग हैं, तो उसमें टियर 1 वाले कितने होंगे, मैक्सिमम 10,000, 10 नहीं तो 15,000 हो जाएंगे मैक्सिमम। इनके अलावा जो बाकी के मिलियंस में रिटेलर जो रिटेलर्स हैं जो टियर 1 में नहीं आ रहे, टियर 1 का मतलब उन्होंने एक लेवल बस बता दिया है कि भाई इस लेवल पे अगर आप आगे तो आप टियर 1 की कैटेगरी में आ जाओगे, आपको फिर सेल्स टैक्स में रजिस्टर होना पड़ेगा। और अगर आप, अच्छा फिर एक बात और भी याद रखिएगा, जो बंदा टियर 1 में आ जाएगा ना, वो क्या करेगा, वो जब प्रोडक्ट सेल करेगा एंड यूजर को, तो एंड यूजर से सेल्स टैक्स लेगा, उस सेल्स टैक्स को अपने इनपुट से एडजस्ट करके जो बैलेंस अमाउंट होगी वो एफबीआर को पे कर देगा, ठीक है। अच्छा,
तो ये 10-15 हज़ार मैंने आपको बताया कि नंबर होंगे पाकिस्तान में, यानी मजाक है किस्म का, समझ लें ये जो टीयर वन है, वो 10-15 हज़ार से आपने सेल्स टैक्स लेना है, उसके पीछे आपने पूरा लॉ बना दिया। अच्छा, जो अदर दैन टीयर वन की कैटेगरी में आ रहे हैं, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि भाई आप जब उनसे प्रोडक्ट लेने जाएं तो वो आपको सेल्स टैक्स चार्ज ना करें, या कभी ऐसा देखा है कि वो आपको सस्ती चीज़ बेच दें कि भाई हम तो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड ही नहीं है सेल्स टैक्स में, तो ये लो, ये जो बिस्किट का पैकेट है ना वैसे तो 50 का बिक रहा है, तो मैं 40 का दे रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर जो 18% टैक्स है वो वो मैंने देना ही नहीं है गवर्नमेंट को, तो वो भी आपको उसी प्राइस पे बेचते हैं चीज़। ठीक है, लेकिन वो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपसे सेल्स टैक्स ले लेते हैं, लेके वो सेल्स टैक्स कहाँ जाता है जी बताएं? हाँ, उनकी पॉकेट में जाता है। मैं एग्जांपल दे रहा था, थर्ड स्केड्यूल में ऑब्वियसली रूल फर्क है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा था, थर्ड तो भी हमने पढ़ा नहीं है ना क्या होता है। तो तो थर्ड के अलावा कोई भी आइटम जो अदर देन टीयर वन की कैटेगरी का जो रिटेलर है वो सेल कर रहा है, आपसे अगर वो सेल्स टैक्स ले लेता है बिलाल, तो क्या होगा बताएं, इसका आंसर क्या होगा? ले लेता है मुराद, वो लेता है लाजमी आपसे, ऐसा तो नहीं होता कि वो नहीं लेता। हाँ, वो उसकी पॉकेट में चला जाता है, आपसे तो ज़्यादा ही लेता है ना, होल सेलर को जो देता है वो उसका रिकवर नहीं होता, और आपसे वो लेके अपनी जेब में रख लेता है। ठीक है, यानी उसमें भी सिस्टम यही है कि आपको उसने एक प्रोडक्ट बेची फॉर एग्जांपल 100 रुपए की, उस पर आपसे 18 रुपए ले लिए, होल सेलर को दिए हुए थे 10 रुपए सेल्स टैक्स या 15 रुपए, तो जो बाकी का 3 रुपए है वो लॉजिकली किसको जाना चाहिए था? FBR को। ठीक है, FBR का टैक्स है ना, आप दे रहे हैं मैं दे रहा हूँ, लेकिन जा कहाँ रहा है? इनकी पॉकेट में जा रहा है, इन लोगों की। ये आप मोस्टली रेस्टोरेंट्स में चले जाएं, यहाँ पे भी यही काम है, 16% आपसे सेल्स टैक्स ले लेते हैं, क्या आपके ख्याल में सारा डिक्लेयर करते होंगे रिटर्न के अंदर? हम्म। कार्ड से अगर आप चार्ज करते हैं तो आपको पंजाब में 5% है, इस्लामाबाद में भी 5 हो चुका है, सिंध में मेरे ख्याल में 8 कर दिया उन्होंने ATM के थ्रू। सिंध में वैसे तो 15 रेट है ना, लेकिन 8 कर दिया अगर आप कार्ड से करें। तो कार्ड से ज़्यादातर तो मशीन ख़राब होती है उनकी, वो ओबियसली पता है ना कि भाई कार्ड से जब चार्ज होगा तो दो प्रॉब्लम्स होंगी। एक तो सेल्स टैक्स 16 की बजाय 5 आएगा, तो 2 नंबरी अगर मैंने करनी है तो 11% मुझे मेरी पॉकेट में नहीं आएगा। ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी 2 नंबरी की, चूंकि कार्ड से चार्जिंग हो रही है तो FBR के पास ट्रेल आ जाएगा सारा, कि मुझे कितनी, कि मेरी कितनी सेल हुई है, तो ये सेल फिर मुझे डिक्लेयर करनी पड़ेगी FBR को। दो मसले हैं ना उसके अंदर। ठीक है, पहला मसला कि सेल चूंकि डिक्लेयर हो गई है तो FBR, यानी बैंकिंग चैनल के थ्रू हुई है तो FBR के पास रिकॉर्ड आ गया है उसका, FBR कल को पकड़ सकता है, तो मुझे डिक्लेयर करनी पड़नी है ट्रांजेक्शन। दूसरा मसला, भाई मैं कहता हूँ नहीं मैंने फिर भी नहीं करनी डिक्लेयर, ऐसे भी लोग हैं जो आप कार्ड से चार्ज करते हैं ना वो वाली सेल भी नहीं करते डिक्लेयर, कि भाई देखी जाएगी FBR कल को पकड़ेगा, और ज़्यादातर केसेस में FBR फिर भी नहीं पकड़ता। मैंने आपको बताया ना कि FBR की क्या कैपेबिलिटी है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पे जब आपको कभी विजिट करना का वो हो कभी, अभी अगर हो रहा हो आर्टिकल्स के दौरान या फ्यूचर में कभी हो, तो क्या कैपेसिटी है वहाँ पे लोगों की आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादातर केसेस में वो कहते हैं ठीक है जाने दो यार, उनको भी पता नहीं होता ना, वो बॉदर्ड है इस चीज़ से कि पाकिस्तान में कौन कौन बंदा टैक्स की इवेजन कर रहा है, उनको सिर्फ एक ही है कि जो हमारा टारगेट हमें असाइन किया गया है वो पूरा हो जाए बस। वो कैसे पूरा होता है? जो बंदा ऑलरेडी टैक्स में रजिस्टर्ड है उसी को निचोड़ा जाता है। अच्छा, वो बात सुनो, उसमें से निकाल के देखो। नहीं, जो फूड चेन आपकी, पंजाब की बात कर रहे हैं आप, हुरैरा? KPK में नहीं है ये रूल, अगर आप KPK में हैं या बलोचिस्तान में हैं तो वहाँ पे कार्ड पे भी 16 ही है, 15 ही है। इस्लामाबाद में और पंजाब में ये रूल था, इस दफ़ा सिंध में भी उन्होंने लगा दिया है कार्ड वाला, तो यहाँ पे अगर वो इस तरह से कर रहे हैं तो वो वॉयलेशन कर रहे हैं, आप उनको कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, करके देख लें, वैसे होना कुछ भी नहीं है पंजाब पाकिस्तान में। अच्छा, तो अब मैं ये बात करने लगा था, TCS जो है कार्ड पे भी 16 ही कर लेता है, तो फिर आप इनकी PRA पे महल में ना वो तरीकाकार बना हुआ है शायद। यार हमें से वैसे हासिल तो कुछ नहीं होना। ये आप PRA की साइट पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे वो पूरा एक प्रोसीजर दिया हुआ है, वहाँ पे वो जो इनवाइस है ना उनकी, वो आप प्रिंट लेके भेज दें, वो PRA वाले हो सकता है उस पर एक्शन लें, एज पर लॉ मैंने आपको पोजीशन बता दिया। अच्छा। अच्छा, तो आगे चलें जी, अभी ब्रेक करते हैं जी, बस एक दो चीज़ें और पढ़ लें। तो टीयर वन के अलावा जो बाकी के कैटेगरी के रिटेलर्स हैं ना,
वो जैसे मैंने आपको बताया कि वो आपसे तो सेल्स टैक्स ले लेते हैं, फिर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उनको उनसे सेल्स टैक्स लिया ही ना जाए। एफबीआर को भी इस चीज़ का पता है कि भाई ये जो अदर देन टीयर वन की कैटेगरी के रिटेलर्स हैं, ये भी उसी प्राइस पे बेच रहे हैं प्रोडक्ट जिस पे बाकी वाले बेच रहे हैं। मतलब जो एक्सेस सेल्स टैक्स है वो इनकी पॉकेट में जा रहा है, तो फिर इनसे सेल्स टैक्स की रिकवरी का तरीका कार क्या है? इनसे इनके बिजली के बिल के ऊपर सेल्स टैक्स लिया जाता है। आप कभी अपने घर के इवन बिजली का बिल को कभी गौर से देखेंगे ना, तो उसमें एक्स्ट्रा टैक्स के नाम से एक सेल्स टैक्स आ रहा होता है, उसमें फर्दर टैक्स के नाम से एक सेल्स टैक्स आ रहा होता है। ठीक है, वो इस तरह के जो टैक्सेस हैं ना वो रिटेलर से लिए जाते हैं। ठीक है, रेस्ट ऑफ द रिटेलर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, बट दे पे टैक्स ऑन देयर इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है। अच्छा, अब वो इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर कितना सेल्स टैक्स पे करते हैं वो मैं आपको अभी समझाता हूँ अलहदा से। लेकिन अभी बस आपने इतना याद रखना है कि जो अदर देन टीयर वन की कैटेगरी के रिटेलर्स हैं उनको बिजली के बिल के ऊपर एडिशनल टैक्स आता है। अच्छा, फिर एक बात और आपने याद रखनी है, या आज से ना 1 साल पहले अगर आप चले जाए ना, तो जो आपकी रिटेलर की शॉप का एरिया है ना, यानी दुकान का जो एरिया है, उसके हिसाब से भी उन्होंने टीयर वन बनाया हुआ था। वो एरिया क्या था कि कोई भी दुकानदार जिसकी दुकान का जो एरिया है वो 1000 स्क्वेयर फीट है या उससे ज़्यादा है, 1000 स्क्वेयर फीट, यानी मेरे ख्याल में 3 1 मरले के करीब बनता है, 2 3 मरले, 2.5 3 मरले के करीब। तो कोई भी दुकानदार, चाहे वो दुकान उसकी अपनी है चाहे वो रेंटेड है, अगर उसकी दुकान का एरिया 1000 स्क्वेयर फीट से ज़्यादा का था, उसके लिए भी मैंडेटरी था कि वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर हो। ठीक है, यही वाला क्राइटेरिया भी उन्होंने खत्म कर दिया है पिछले सवा बजट में। तो अब एरिया के ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो मर्जी एरिया है, चाहे आपकी 2 मरले की दुकान है चाहे 10 मरले की दुकान है। मरलों में मैं सही बता रहा हूँ, वैसे तो शॉप का जो एरिया होता है वो स्क्वायर फीट्स में हमेशा होता है, मरलों में नहीं होता। लेकिन मरलों में चूंकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी इस पॉइंट व्यू से बता रहा हूँ। अच्छा, नहीं, आप कोई भी छोटी सी जो दुकान है वहाँ पे आपने बिजली का बिल तो लगवाया होगा, वो बिजली का मीटर तो लगाया होगा ना साजिद। तो जब आपने बिजली का मीटर लगवाया होगा तो बिजली का जो मीटर है वो बिजली दुकान पे ऑन करोगे ना, गैस करोगे ना, अगर फॉर एग्जाम्पल गैस तो चले नहीं, बिजली की तो होगी ना लास्ट में। तो बिजली का जो मीटर होता है वो दुकानदारों पे कौन सा लगता है जी बताएं? 3 तरह के मीटर होते हैं ना, एक होता है रेजिडेंशियल, एक होता है कमर्शियल, और एक इंडस्ट्रियल होता है। तो दुकानदारों का, अनलेस के वो 2 नंबरी कर लें, यानी घर किसी मोहल्ले में एक बंदे ने अपने घर के अंदर ही दुकान खोल ली है, वो तो हो सकता है बच जाए, वो उसी बिजली के बिल पे ही दुकान खोल के बैठा हो। लेकिन जो मार्केट के अंदर दुकान खोलेगा, यानी कोई भी शॉप होगी, तो उसका जो बिजली का मीटर होगा ना वो कमर्शियल होगा। तो कोई भी कमर्शियल जब मीटर है लेस्को के पास, लाहौर की मैं अगर एग्जांपल ले लूँ तो रिकॉर्ड है ना हर बंदे का, तो लेस्को वाले चार्ज करते हैं ना जिसका भी कमर्शियल मीटर होगा। और वो सेल्स टैक्स में अगर रजिस्टर नहीं होगा तो उससे वो ये लेगा ये वाला सेल्स टैक्स। अच्छा, फिर ये जो टीयर वन की कैटेगरी में जो बंदे आ गए हैं ना, नहीं, जिससे बिजली के बिल पे आपने सेल्स टैक्स लेना है उससे आपने तो ये देखना ही नहीं है कि उसने कितनी सेल की है। जो बिजली के बिल पे आपने उससे सेल्स टैक्स लिया है वही फुल एंड फाइनल है। जिनसे आपने बिजली के बिल पे नहीं लिया, यानी जो टीयर वन की कैटेगरी में आ रहे हैं, उन्होंने खुद से डिक्लेयर करना है सेल्स और परचेजेस को। अच्छा, ठीक है, एक बात आपने और याद रखनी है, पाकिस्तान में जो, यार एक सेकंड, चार्जिंग भी नहीं हो रही। चले, अच्छा, मैं बता रहा था कि एक बात आपने और याद रखनी है कि पाकिस्तान में जो सिस्टम है ना टैक्सेशन का, उसको कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। ये भी आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये इनकम टैक्स में भी यही सिस्टम है और सेल्स टैक्स में भी यही सिस्टम है। अच्छा, ये है क्या सिस्टम? फर्क सिर्फ इतना है कि इनकम टैक्स में जो टैक्स पीरियड है वो एनुअल है, यानी 12 महीने का है। सेल्स टैक्स में जो टैक्स पीरियड है, इनकम टैक्स में टैक्स पीरियड नहीं होता, सॉरी, टैक्स ईयर होता है क्योंकि 12 महीने होते हैं। सेल्स टैक्स में टैक्स पीरियड होता है, और सेल्स टैक्स में जो टैक्स पीरियड है वो 1 मंथ का है। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है। दोनों में सेल्फ असेसमेंट है। सेल्फ असेसमेंट का मतलब कि एफबीआर ये नहीं कहता कि भाई अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे दो, मैं तुम्हारी सेल्स निकालूंगा, मैं तुम्हारी परचेजेस वेरीफाई करूंगा, ऑडिट करूंगा, और फिर तुम मुझे टैक्स दोगे। जैसे आप लोग ऑडिट करते हैं, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है ना वो, या जो अकाउंट्स होते हैं किसी भी कंपनी के, उसमें सेल्फ असेसमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं होता। सेल्फ असेसमेंट का मतलब कि कंपनी खुद ही अपनी फाइनेंशियल्स बनाए और कहे भाई ये लो, ये मेरे अकाउंट्स हैं। उसमें ऑडिट का सिस्टम होता है कि आपके जो भी फाइनेंशियल्स होंगे उनका ऑडिट होगा। ऑडिट होने के बाद फिर जो सीए की फर्म है या आईसीएमए वाला है वो सर्टिफाई करेगा कि भाई हाँ, ये फाइनेंशियल जो है ये ऑथेंटिक, वो उनको ऑथेंटिकेट करेगा फाइनेंशियल्स को, या उनको चेंज कर देगा। तो इसी तरह से अगर हम टैक्स की बात करें तो टैक्स में भी तो फिर ऐसे ही होना चाहिए ना कि आप अपना रिटर्न या अपना डाटा बना के पहले एफबीआर को दें, एफबीआर उनका ऑडिट करे और फिर उनको ऑथेंटिकेट करे। लेकिन ऐसा नहीं है, एफबीआर ने वो, अगेन वो मैं आपको बताया ना कि वो कर ही नहीं सकता, एफबीआर कैपेबिलिटी नहीं है। तो उन्होंने सिंपल सा सिस्टम, उन्होंने कहा भाई हमें इन मुसीबत में ना डालें,
बाद में हमारी अगर मर्जी होगी तो हम ऑडिट कर लेंगे। लेकिन अभी रूल बड़ा सिंपल सा है, हर टैक्स पेयर ने अपनी असेसमेंट खुद से करनी है। खुद से अपनी इनकम कैलकुलेट करो और उस पर इनकम टैक्स दे दो। खुद से एक महीने की अपनी सेल्स रिपोर्ट करो और परचेजेज रिपोर्ट करो, और जो भी तुम्हारा इनपुट आउटपुट के बाद टैक्स बनता है एफबीआर को जमा करा। ठीक है। तो अब अक्सर लोग ऐसे हैं जो सारी की सारी से अक्सर क्या चलिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो सारी की सारी अपनी सेल्स और परचेजेज डिक्लेयर करते हैं एफबीआर को। लेकिन मोस्टली लोग ऐसे हैं जो सेल्फ असेसमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको अभी मिस यूज कर रहे हैं। कि सेल अगर पूरे महीने में हुई है 10 लाख रुपए की, चूंकि उस 10 लाख रुपए की आपने वेरिफिकेशन नहीं करवानी, आपकी मर्जी है, तो वो 10 लाख का 10 लाख रिपोर्ट ही नहीं करते। ज्यादातर लोगों ने दो दो बुक्स बनाई हुई हैं, वो 10 लाख की बजाय 2 लाख 3 लाख बस सेल्स टैक्स में रिपोर्ट कर देते हैं। बाकी का जो सेल्स हैं वो आउट ऑफ बुक्स हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं सेल्फ असेसमेंट, के खुद ही अपनी सेल्स डिक्लेयर करो, खुद ही अपना। तो इवन नॉर्मल टैक्स पेयर के केस में भी अभी जो किसी ने क्वेश्चन किया था, एफबीआर जो है वो एफबीआर आपके नंबर्स पर रिलाई नहीं कर सकता कि भाई ये नंबर ठीक है, क्योंकि एफबीआर ने उनका ऑडिट ही नहीं किया हुआ। अच्छा, एक आखिरी बात जिसके बाद हम ब्रेक कर रहे हैं 15 मिनट्स की, कि जो बंदा टीयर 1 की कैटेगरी में आ जाएगा और रजिस्टर हो जाएगा, उसके लिए उन्होंने अब मैंडेटरी कर दिया है कि वो अपने रिटेल आउटलेट को इंटीग्रेट करेगा एफबीआर के कंप्यूटराइज सिस्टम से। कोई भी रिटेलर जिसका रिटेल आउटलेट है, यानी दुकान है उसकी, और वो टीयर 1 की कैटेगरी में फॉल कर रहा है, उसके लिए मैंडेटरी कर दिया गया कि वो अपनी सिस्टम कंप्यूटराइज सिस्टम को एफबीआर के सिस्टम से इंटीग्रेट करेगा। आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि अक्सर किसी अच्छी स्टोर पे अगर आप चले जाएं तो वो आपको 1 रुपया चार्ज भी करता है पीओएस का। अच्छे स्टोर से मेरा जो जरा टीयर 1 की कैटेगरी में आ रहा है उस पॉइंट से बता रहा हूँ। तो वो जो 1 रुपया आपको चार्ज करता है वो इसी वजह से चार्ज करता है कि उसने अपना सिस्टम जो है वो एफबीआर से इंटीग्रेट किया हुआ है। उसके चार्जेस ऑब्वियसली जो एफबीआर लेता है। ठीक है, तो यहाँ तक अभी अब हम पढ़ा है जी, बाकी की बातें ब्रेक के बाद करते हैं।
आए पीछे इधर पंखा लगा है। मेरा फिल्म की पैटर्न थी और कौन सा नहीं है गाइस। हाँ शंभू नहीं है मेरी मशरूम है ना इधर नहीं है उदास बहुत किया तुमको सांस पे पकड़ जी आवाज़ आ रही है जी। अच्छा आगे चलते हैं जी। तो अब बेनिफिट्स क्या है जी ऑनलाइन इंटीग्रेशन के। नॉर्मली क्या होता है, इनपुट एडजस्टमेंट अप टू 90% ऑफ द आउटपुट इज अलाउड टू ऑल द रजिस्टर्ड पर्सन्स। हाउएवर इन केस ऑफ इंटीग्रेशन टियर 1 रिटेलर्स कैन एडजस्ट इनपुट अप टू 95% ऑफ द आउटपुट। अच्छा, ये भी ना इसके अंदर एक बहुत बड़ा इन्होंने इस दफ़ा बजट में ड्रामा किया है कि टियर 1 की कैटेगरी में जो रिटेलर्स थे ना, उनको पहले इंसेंटिवाइज किया। उनको कहा कि भाई जो भी रिटेलर एफबीआर के साथ इंटीग्रेशन करेगा ना, उसको हम एक बेनिफिट देंगे। वो बेनिफिट क्या था कि शुरू में तो उन्होंने वो रेट जो था ना वो 12% कर दिया कि वैसे तो सेल्स के ऊपर जो रेट है वो 18% है, लेकिन अगर आप एफबीआर के साथ इंटीग्रेशन कर लेंगे तो हम आउटपुट जो आपको चार्ज करेंगे ना वो 12% होगा। अच्छा, वो 12% को फिर उन्होंने पिछली दफ़ा बजट में 15% कर दिया। जब देखा कि आहिस्ता आहिस्ता सारे के सारे रिटेलर्स जो हैं वो अब इंटीग्रेट हो गए हैं, अब इस दफ़ा जाके उन्होंने बजट में ये जो 15% वाली क्लॉज थी ना ये भी खत्म कर दी है। तो अब जो भी टियर 1 कैटेगरी का रिटेलर है, अगर वो एफबीआर के साथ इंटीग्रेटेड है, तो उसके लिए भी जो रेट है ना वो 18% कर दिया गया है। इस दफ़ा बजट में चेंज आई है। तो पहले ये एक बेनिफिट होता था पिछले साल तक कि 15% रेट होता था इनकी सेल्स के ऊपर। जो तो देखिए, दो चीज़ें हैं, एक होता है आपका नॉर्मल रेट, यानी 18% जो है ये आपका नॉर्मल रेट है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया जहाँ से हमने अपनी जो सेल्स टैक्स का लेक्चर स्टार्ट किया था, सेक्शन 3 में जो चार्जेबिलिटी वाला सेक्शन है ना, स्कोप ऑफ टैक्स वाला, इसमें उसने बताया हुआ है कि सेल्स टैक्स का जो रेट होगा वो 18% होगा। फिर इसी सेक्शन में जाके उसने आगे बताया हुआ है कि कुछ गुड्स ऐसी हो सकती हैं जिनके ऊपर जो रेट है ना वो रिड्यूस्ड हो। रिड्यूस का मतलब कि उन गुड्स के ऊपर हो सकता है रेट 18 से कम हो जाए। अच्छा, फिर आपने यहाँ से एक बात अब याद कर लेनी है कि 8 स्केजुअल है आपके सेल्स टैक्स के लॉ में, 8 स्केजुअल, जिसमें उन्होंने रिड्यूस रेट वाली आइटम्स बताई हुई। ठीक है, 6 स्केजुअल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 6 स्केजुअल जो है ये एग्जाम्पशंस वाला है। तो अभी तक ये 2 स्केजुअल्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, तो ये ज़रा याद रखें। तो 8 स्केजुअल में पहले ये क्लॉज होती थी कि कोई भी टियर 1 की कैटेगरी का जो रिटेलर है, कोई भी टियर 1 की कैटेगरी का नहीं, सॉरी ये भी मैंने गलत बता दिया। टियर 1 रिटेलर कौन कौन सा जी? टेक्सटाइल का, कॉटन का, लेदर का, स्पोर्ट्स का एंड सर्जिकल गुड्स का। सिर्फ इनके लिए था, सब लोगों के लिए नहीं था। यानी आपने फॉर एग्जाम्पल स्टाइलो शूज से शूज़ खरीदे हैं, ठीक है, बाटा वालों से शूज़ खरीदे हैं, तो या शर्ट एंड टाई से कोई शर्ट खरीदी है। हाँ, तो जो इन 5 कैटेगरीज में जो रिटेलर्स आ रहे थे ना,
इनके लिए एड्स का, इनके अलावा भी तो रिटेलर्स है ना, इंटीग्रेशन तो सारे टीयर 1 कैटेगरी के रिटेलर्स ने करनी है। ठीक है, यानी जो हाइपर स्टार वाले हैं या मेट्रो वाले हैं या और कोई भी नेशनल या इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर है जो इन इन चीज़ों में, यानी जो ग्रोसरी का स्टोर है फॉर एग्जांपल, उसने भी इंटीग्रेशन करनी थी। लेकिन उसके लिए रेट जो था वो 18 ही था। ये जो 15% या जो 12 पहले आया और फिर 15 हुआ ना, ये सिर्फ इन 5 कैटेगरीज के लिए था। अब इन 5 कैटेगरीज के लिए भी उन्होंने जो रेट है वो 18 कर दिया है। अब अक्सर स्टोर्स में ये भी एक आजकल चल रहा है ड्रामा के, वो प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस कुछ और आ रही है, जब वो आपको बिल निकाल के देते हैं, तो ये मेरे से पिछले वीक में हुआ है, तो वो बिल पे रेट ज़्यादा आ रहा था। मैंने उसको कहा भाई ये रेट क्यों ज़्यादा आ रहा है, तो वो ये सेल्स टैक्स का फर्क है कि पहले सेल्स टैक्स का रेट 15 था, अब 18 हो गया, और वो जो 3% है वो सिस्टम में अभी उन्होंने बिल्ट इन नहीं हो सका, कोई रीज़न होगी, तो अब रेट जो है वो इन सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर भी बढ़ गया है। ठीक, तो ये बात आपने याद रखनी। अच्छा, डोर क्लोज करके जाना। अच्छा, तो एक बेनिफिट जो ये पहले था ये आपने याद रखना है, ये अब खत्म हो गया। अब सिर्फ एक ही बेनिफिट अवेलेबल है, ये बेनिफिट भी जरा समझ लें कि ये क्या है। ये बेनिफिट अब ये है, रूल नॉर्मली क्या होता है कि आपने अगर सेल की है ना, और आपका आउटपुट टैक्स बन रहा है 100 का, और इनपुट आपका बन रहा है जी 98 का, तो होना तो लॉजिकली यही चाहिए कि आउटपुट माइनस इनपुट, यानी आपको कस्टमर से आपने 100 रुपीज़ कलेक्ट किए, सप्लायर को आपने एक टैक्स पीरियड के अंदर 98 रुपीज़ दिए हुए हैं, तो जो बाकी के 2 रुपीज़ हैं वो आप एफबीआर को पे कर दें। ठीक है, लेकिन इसमें भी समझ लें एफबीआर ने एक बदमाशी लगाई हुई है। वो बदमाशी क्या है कि वही बंदा जो ऑलरेडी सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है ना, बस उसी से एक मिनिमम टैक्स ले लिया जाए। वो बदमाशी ये है कि एक टैक्स पीरियड के अंदर मैक्सिमम जो आप अपना इनपुट एडजस्ट कर सकते हैं ना, वो 90% है। यानी अगर आपको इस तरह की कोई भी इक्वेशन आ जाती है तो आपने कैलकुलेशन कैसे करनी है, ऐसे अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये लिख लेंगे रॉन्ग कैलकुलेशन है। तो ऐसे कैलकुलेशन करनी है जी, आपने पहले आउटपुट निकालना है, और फिर दो कैलकुलेशंस आपने करनी है इनपुट के लिए। ठीक है, लेस इनपुट, लोअर ऑफ 90% ऑफ द आउटपुट, इनपुट नहीं आउटपुट, कि आपका आउटपुट है 100, इसका 90% तक मैक्सिमम मिलेगा, या एक्चुअल इनपुट जो कि इस केस में 98 है। तो ए और बी, ये ए है जी, ये बी है, ए और बी विच एवर इज लोअर, आपको मैक्सिमम जो एडजस्टमेंट मिलेगी वो 90 की मिलेगी। तो बाकी का 10 रुपीज़ होगा ना, ये आपको रिटर्न के साथ पे करना पड़ेगा। ठीक है, सेल्स टैक्स पेबल बाय 15th और फॉलोइंग, अगले महीने की 15 तक जमा कराना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, और जो बाकी का आप इनपुट एडजस्ट नहीं कर पाए, वो कितना होगा जी, आपका एक्चुअल इनपुट था 98 रुपीज़, लेकिन आपको मैक्सिमम जो एडजस्टमेंट मिली वो 90 की मिली, तो 8 रुपीज़ जो हैं, 8 रुपये जो हैं, ये सेल्स टैक्स टू बी कैरिड फॉरवर्ड, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और अगले महीने में आपका इनपुट बन जाएगा। लेकिन अगले महीने में भी जो भी आपका इनपुट होगा प्लस ये कैरी फॉरवर्ड, इन दोनों को आप ऐड करोगे, और मैक्सिमम जो आपको अगले महीने में भी एडजस्टमेंट मिलेगी वो आउटपुट के 90 तक मिलेगी। ठीक है, तो ये एक मैकेनिज्म एफबीआर ने डिवाइस किया हुआ है टू इंश्योर के एक मिनिमम कलेक्शन हर महीने टैक्स पेयर से आ जाए। रिफंड नहीं बनेगा, क्या बनेगा रिफंड, उल्टा कह दिया ना आपने काजी। अब इस सिचुएशन में आप देखें ना कि अगर हम ऊपर वाली कैलकुलेशन की बात करते हैं, ये जो रॉन्ग कैलकुलेशन है, लॉजिकली तो यही होना चाहिए था ना कि आपका रिफंड नहीं बनना चाहिए था, आप 2 रुपये पे कर देते। लेकिन उसने क्या किया, उसने आपसे 10 रुपये पे करवाए और आपका 8 रुपये का रिफंड बना दिया। अब उसको पता है रिफंड मैंने देना नहीं है, तो ज़बरदस्ती आपका रिफंड बन रहा है 90% वाले रूल की वजह से, ज़बरदस्ती आपका रिफंड बन जाता है, हालांकि रिफंड नहीं होता। ठीक है, इसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं और क्या होता है, कब तक कैरी फॉरवर्ड होता है, ये एक अलग टॉपिक है, ये फिर हम जब आगे जाएंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो अगर आप टीयर 1 कैटेगरी के रिटेलर हैं तो फिर क्या होगा जी, ये 90% की बजाय रूल, ये अभी भी बेनिफिट अभी भी अवेलेबल है टीयर 1 को। ये कितना एडजस्ट कर सकता है जी टीयर 1 वाला, ये यहाँ पे 95 हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसका फर्क आ जाएगा, यानी ऊपर उसने 10 रुपीज़ देने थे, नीचे यहाँ पे उसको 5 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। ऊपर उसका 8 रुपीज़ का रिफंड आ रहा था, यहाँ पे उसका 3 का रिफंड आ रहा है। आगे चलते हैं जी। अच्छा, इसी तरह से ये चीज़ें जो कि आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं, और ऑब्वियसली जब आपको फाइनल लेवल पे क्वेश्चन आना है ना, तो वो एग्जामिनर आपसे हो सकता है इसका साथ इनकम टैक्स का भी पूछ ले। अगरचे हमने भी इनकम टैक्स नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन मैंने यहीं पे साथ लिंक कर दिया है ताकि आपको याद रहे, और जब आप इनकम टैक्स पढ़ें तो ये चीज़ फर्दर फिर आप रिफाइन हो जाए। इनकम टैक्स में भी एक बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट क्या मिलता है कि आपने जब पीओएस इंस्टॉल करना है, तो वो मशीन आपको खरीदनी पड़ेगी ना, पीओएस पॉइंट ऑफ सेल के लिए, एफबीआर से इंटीग्रेशन के लिए एक मशीन आपको खरीदनी पड़ेगी। वो मशीन एफबीआर ने ना अपने सिलेक्टेड वेंडर्स रखे हुए हैं कि ये 50 वेंडर्स हैं, इनमें से किसी से भी ले लो।
हाँ, लेने आपने अपने खर्चे से, ऐसा नहीं है कि एफबीआर खरीद के देगी, आपने अपने खर्चे से वो मशीन खुद इंस्टॉल करवानी है। तो जब आप वो मशीन खरीदोगे तो फिर आपको क्या कोई इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेगा? इनकम टैक्स में भी ना जो मशीन आपने खरीदी होती है ना, उतनी वैल्यू का आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। ठीक है। टैक्स क्रेडिट इक्वल टू लोअर ऑफ एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड और 150,000 पर मशीन इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर परचेजिंग पॉइंट ऑफ सेल मशीन इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट विद एफबीआर। ठीक है, यानी आपने मशीन खरीदी पीओएस वाली 3 लाख रुपए की, तो वो कह रहा है जी 1.5 लाख रुपए तक तो मैं क्रेडिट दे दूंगा। मतलब ये हुआ कि आपके उस साल की अगर इनकम टैक्स की जो लाइबिलिटी आपने कैलकुलेट की वो बन रही है 10 लाख, तो 10 लाख रुपए में से ये 1.5 लाख रुपए आप रिड्यूस कर लोगे। टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है रिडक्शन इन लाइबिलिटी। ये भी बात आपने याद रखनी है कि जहां पे भी टैक्स क्रेडिट का वर्ड आएगा ना, तो टैक्स क्रेडिट मीन्स रिडक्शन इन योर लाइबिलिटी। तो कंपनी अपनी लाइबिलिटी 29% पे कंप्यूट करेगी, या अगर आप इंडिविजुअल हैं या एओपी हैं तो जो भी एप्लीकेबल स्लैब्स हैं उनके अकॉर्डिंगली आप अपनी लाइबिलिटी कंप्यूट करेंगे, और उसके अगेंस्ट जो भी पीओएस आपने परचेज की होगी ना, मशीन एक है दो है जितनी भी है, पर मशीन आपको मैक्सिमम जो क्रेडिट है वो 1.5 लाख रुपए का मिलेगा। उतने से आपने अपनी लाइबिलिटी को रिड्यूस कर लेना। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो ये तो दो बेनिफिट्स अवेलेबल हैं टियर 1 कैटेगरी के रिटेलर्स को इंटीग्रेशन के। नुकसान इनके ज़्यादा हैं। अगर आप इंटीग्रेशन नहीं करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे जी? ये क्वेश्चन 12 मरतबा एग्जामिनर पेपर में पूछ चुका है, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कंप्लायंस। इनपुट टैक्स विल बी रिड्यूस्ड बाय 60% फॉर ऑल इंक्लूडिंग रिटेलर्स ऑफ टेक्सटाइल लेदर एटसेट्रा। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है कि अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं की तो इनपुट टैक्स जो है वो 60% से कम हो जाएगा। यानी अब यही एग्जांपल में मैं आ जाऊं ऊपर ये वाली पे, ये तो आउटपुट तो आपका था 100, इसका मैक्सिमम आपको यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन नहीं की तो आपको मैक्सिमम 90 मिलना है, और एक्चुअल इनपुट जो है वो आपका एक्चुअल इनपुट 98 था, लेकिन आपको कितना मिलेगा जी? 60% से आपने इसको रिड्यूस कर देना है, यानी 60% जो है वो डिसअलाउ हो जाएगा। मैं इधर नहीं करता, रहता से करता हूँ ताकि आप ऐसी बात। 39.2 आपको इनपुट, ए और बी विच एवर इज लोअर, तो अब आपको इनपुट कितना मिलेगा जी? 39.2, यानी 58 मिलियन का या 58 रुपीज़ का इनपुट जो है वो डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, और कैरी फॉरवर्ड आपका यहाँ पर नील हो जाएगा, तो आपको 60 पे करना पड़ेगा। समझ आ गई थी बात की? तो ये एक बड़ा मेजर कॉन्सिक्वेंस है अगर आप इंटीग्रेट नहीं करेंगे। यानी अगर आप करेंगे तो फ़ायदा उन्होंने खत्म कर दिया है, फ़ायदा कोई नहीं है एक्सेप्ट के 95% एडजस्टमेंट ले सकते हो या इनकम टैक्स में टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इंटीग्रेट नहीं करोगे तो नुकसान बहुत बड़ा है। एक तो 60% इनपुट डिसअलाउ हो जाएगा, उसके बाद आगे पेनल्टी भी है। अब मैं पेनल्टी की तरफ अगर आ जाऊँ तो एक बात आपने याद रखनी है जी कि सेल्स टैक्स के लॉ में ना 6-7 पेनल्टीज हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पेनल्टीज का जो सेक्शन है ना वो है सेक्शन 33। अच्छा, अब कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि ऑर्डिनेंस को किस तरह से यूज़ करना है या कब यूज़ करना है, तो ये पहले पहला बात आप याद रखें कि पेनल्टीज जो होती है ना वो फाइनल लेवल पे ना अक्सर एग्जामिनर पेपर में टेस्ट करता है। आप पिछले अपने 8-10 अटेम्प्ट के अगर पेपर निकाल के देख लें तो ऑलमोस्ट हर सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट में अल्टरनेटिवली जो सेल्स टैक्स में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ रहा होता है ना, उसमें वो पेनल्टी भी पूछता है। ठीक है। जी जी, ऑब्वियसली एक सिचुएशन कैरी फॉरवर्ड की है, बाकी भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, वो कब होगा वो फिर हम बात की बात है ना, बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि पेनल्टीज जो है ना फाइनल लेवल पे, स्पेशली सेल्स टैक्स के अंदर, इनकम टैक्स में भी बाज़ दफ़ा पूछ लेता है, लेकिन सेल्स टैक्स में ना एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। अच्छा, अब पेनल्टीज का जो डिफरेंट काम ना करने की सेल्स टैक्स में पेनल्टीज हैं जो कि सेक्शन 33 में दी हुई है। अब अगर आप सेक्शन 33 में चले जाए ना तो वहां पे मेरे ख्याल में 25 के करीब पेनल्टीज हैं। अब ये हमें हमें एक बेनिफिट क्या अवेलेबल है कि बुक पेपर आपका जो है वो ओपन बुक है, तो अब आपको ये पेनल्टीज याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मैंने अपनी समरी में पेनल्टीज दी हुई है ना 6-7, इनको अगर आप याद कर लेंगे तो सबसे बेस्ट है। अगर याद नहीं भी करना चाहते तो अपने पास अच्छी तरह से एक्ट के अंदर मार्क कर लें कि कौन कौन सा सीरियल नंबर है इन पेनल्टीज का। ठीक है, ताकि कल को या आपको एटलीस्ट इतना पता हो कि ये
कि ये पेनल्टी जो है इस जगह पे दी हुई है, ताकि कल को पेपर में जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आए, एक तो आपको ये पता हो कि इसके ऊपर पेनल्टी भी लगनी है, वो मैंने जवाब देना है, उसका पेनल्टी लिखनी है, और वो पेनल्टी आप एक्ट से देके लिख सकें। ठीक है, अलबत्ता रिकमेंडेड यही है कि जो नोट्स में पेनल्टीज दी हुई है ना, उनको याद कर लें। तो ये इसके लिए अपने पास मार्क करें। इसके लिए आपको अब एक्ट को यूज़ करना पड़ेगा, इसका सेक्शन 33। ये टोटल 27 पेनल्टीज हैं। तो इसमें से जो 5-6 इंपॉर्टेंट है वो, अब हम उसमें से पहली हम पढ़ने जा रहे हैं जी। वो क्या है जी कि a tier 1 retailer who fails to get himself registered under the act, and if registered fails to integrate in the manner as required, shall be charged with the following penalties। या तो वो रजिस्टर नहीं हो रहा एज अ टीयर 1 रिटेलर के तौर पे, और अगर रजिस्टर हो भी रहा है तो इंटीग्रेट नहीं कर रहा, दोनों केसेस में ये पेनल्टी लगनी है जी। पहले डिफॉल्ट पे 5 लाख रुपया। सेकंड डिफॉल्ट कब होगा जी? 15 दिन के बाद। पहला जब डिफॉल्ट होगा उसके 15 दिन के अंदर अंदर अगर आप तुम रजिस्टर नहीं होते तो सेकंड डिफॉल्ट लग जाएगा 1 मिलियन का। उसके 15 दिन के अंदर अगर आप रजिस्टर नहीं होते सेकंड डिफॉल्ट के, तो तीसरा डिफॉल्ट है, फिर 2 मिलियन की पेनल्टी लगेगी। अच्छा, और तीसरे डिफॉल्ट के 15 दिन में अगर तुम रजिस्टर नहीं होते तो 3 मिलियन की पेनल्टी लगेगी, यानी ये। अच्छा, फिर कुछ लोगों ने कहा यार ले लो पेनल्टी, तुम ये पेनल्टियां भी लेते रहो, मैंने फिर भी नहीं होना रजिस्टर। जाहिर सी बात है, स्टे की इतना ज़्यादा हाई था कि कुछ जो रिटेल आउटलेट्स हैं, मेरे ख्याल में ये स्टाइलो वाले हैं या पता नहीं कौन से वाले हैं, उन्होंने कहा हमने फिर भी नहीं होना रजिस्टर। तो फिर अगर आप याद हो, स्टाइलो वाले थे या पता नहीं कौन से वाले शूज़ वाले थे कोई, उन्होंने फिर उनके प्रेमिसेस ही सील कर दिए थे, दुकान बंद कर दी थी। तो वो प्रोविजन भी इन्होंने लॉ में डाली हुई है कि अगर पेनल्टियों के बाद भी तुम बाज नहीं आ रहे, मोर ओवर द बिजनेस प्रेमिसेस ऑफ द टैक्स पेयर shall be liable to be sealed by the officer of inland revenue in addition to imposition of penalty। पेनल्टी के अलावा तुम्हारी दुकान भी सील हो जाएगी। अच्छा, furthermore if the taxpayer integrates his system before the imposition of the penalty for second default, दूसरे डिफॉल्ट से पहले पहले तुम इंटीग्रेट कर लो, तो क्या होगा? ये एक फायदा है, पेनल्टी फॉर फर्स्ट डिफॉल्ट शैल बी वेव्ड बाय द कमिश्नर, कि पहली पेनल्टी पर तुम्हें वेव कर दूंगा मैं। ठीक है, यानी ये होगा क्या कि पहली दफा तुमने इंटीग्रेशन नहीं की, 5 लाख की पेनल्टी, 15 दिन गुजर गए नहीं की, फिर 10 लाख की पेनल्टी फर्दर लगेगी, फिर भी 15 दिन गुजर गए फिर भी नहीं की इंटीग्रेशन, 20 लाख फिर दो, और फिर भी 15 दिन के बाद इंटीग्रेशन नहीं की तो 30 लाख रुपया दो। इस तरह से था। लेकिन वो कह रहा है कि पहले डिफॉल्ट के बाद अगर तुमने 15 दिन के अंदर अंदर इंटीग्रेशन कर ली तो 5 लाख में वेव कर दूंगा। हाँ, एडिशनल होंगी ना, वही तो बता रहा था मैं। अच्छा, और इसके अलावा वो आपकी दुकान को वो है वो सील भी कर देगा। अच्छा अच्छा, अब उसके बाद आपको पता है पाकिस्तानियों के पास हर किस्म का, 2 नंबरियों का तो एक्सपर्टीज हर हर चीज़ में है हमारे पास। तो कुछ लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा यार ये तो नहीं टल रहे एफबीआर वाले, ये हमारी दुकान पे छापे मारते हैं, दुकानें सील कर देते हैं, तो ये इसके बगैर अब गुजारा नहीं है, सिस्टम तो हम इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन ना कोई आईटी का बंदा बुंदा इंगेज करो और सिस्टम में ना टेम्परिंग करो। यानी जब आपने पीओएस इंस्टॉल कर लिया तो अब होना क्या था, उसका फायदा क्या था कि जैसे ही आप अपने सिस्टम में एंटर करोगे ना, सेल एंटर का बटन दबाओगे, तो इमीडिएटली वो जो सेल है एफबीआर के सिस्टम में रिपोर्ट हो जाएगी। जब एफबीआर के सिस्टम में रिपोर्ट हो जाएगी तो ऑब्वियसली आप फिर उस सेल को आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा यार ये एफबीआर वाले जो छापे मारते हैं, ये जो बंदे आ जाते हैं, इन्होंने बस हमें यही रोला डाला हुआ है कि सिस्टम इंस्टॉल करो, तो कर लेते हैं इंस्टॉल, लेकिन हम ना सिस्टम के अंदर टेम्परिंग करते हैं, कोई आईटी का बंदा इंगेज कर लेते हैं, और एक दो कंपनियों ने किया भी ऐसे, और कि हम जब एंटर करें ना तो सेल रिपोर्ट ही ना हो एफबीआर को, सिस्टम में टेम्परिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो जब इस तरह का काम हुआ तो फिर एफबीआर को पता भी चल गया। बल्कि जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था स्टाइलो वाली, मुझे भी याद आ रहा है कि वो ऊपर नहीं हुआ था, वो नीचे वाले केस में हुआ था कि उन्होंने पॉइंट ऑफ सेल तो इंस्टॉल कर लिया था, लेकिन उस पॉइंट ऑफ सेल में मेट्रो था, स्टाइलो नहीं था, वो उस पॉइंट ऑफ सेल में ना टेम्परिंग की थी। वो फिर पकड़ लिया था एफबीआर ने। जब उन्होंने पकड़ लिया तो फिर उसके बाद ऑब्वियसली उन्होंने पेनल्टी भी बड़ी इंक्रीज कर दी और सिवियर कर दी। पेनल्टी क्या है जी? मोर ओवर अ पर्सन हु इज इंटीग्रेटेड विद बोर्ड और इट्स कंप्यूटराइज सिस्टम कंडक्ट्स सच ट्रांजैक्शन इन अ मैनर सो एज टू अवॉइड मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग ऑफ सच ट्रांजैक्शन, और एनी पर्सन हु अबेट्स कमिशनिंग ऑफ सच ऑफेंस, यानी कोई भी बंदा जो इसमें हेल्प कर रहा है, कोई आईटी वाला बंदा है या कोई भी और है जो 2 नंबरी करने में, टेम्परिंग करने में हेल्प कर रहा है, उसको भी साथ रख दिया उन्होंने। शेल पे अ पेनल्टी ऑफ 500,000 रुपीज और 200% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व विच एवर इज हायर। 5 लाख रुपया, या वो 2 नंबरी करके तुमने पूरे महीने में 50 मिलियन की सेल्स जो है वो खत्म, वो इवेट कर दी, वो कंसील कर दी, तो 50 मिलियन सेल्स के ऊपर 18% जो भी बनता है ना सेल्स टैक्स, उसका डबल। यानी ये देखें कि आपने 50 मिलियन की सेल्स कंसील की हैं, तो 50 मिलियन की सेल्स के ऊपर 18% टैक्स लगाओ, ये तो तुमने देना ही देना है ना, ये तो तुम प्लस इसका डबल, यानी 18 लाख रुपया या 5 लाख, विच एवर इज हायर, ये तुम्हें पेनल्टी भी लगेगी। ठीक है, विदाउट। अच्छा, फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि विदाउट प्रेजुडिस टू द अबव। विदाउट प्रेजुडिस का मतलब होता है कि ऊपर तो जो बात लिखी हुई है ना वो तो अपनी जगह पे है, वो एक इंडिपेंडेंट चीज है, लेकिन उसके अलावा ये भी हो सकता है या ये भी होगा। द ही शैल फर्दर बी लाइबल अपॉन कन्विक्शन बाय अ स्पेशल जज टू अ सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years और फाइन ऑफ 2 million रुपीज और विद बोथ। ठीक है जी।
कि तुम्हारा ट्रायल होगा कोर्ट के अंदर, एंड इफ प्रूवन गिल्टी तो तुम्हें 2 साल की कैद भी हो सकती है जी, और इवन फाइन भी हो सकता है, ये दोनों चीजें हो सकती हैं। अच्छा, फिर वो क्या कहता है, मोर एवर द बिजनेस प्रेमिसेस ऑफ द टैक्स पेयर shall be liable to be sealed by officer of inland revenue in addition to imposition of penalty। कि अगर तुम टेम्परिंग करोगे सिस्टम में तब भी तुम्हारे बिजनेस प्रेमिसेस को मैं सील भी कर सकता हूँ। विदाउट प्रेजुडिस का मैंने बता दिया ना कि जो बात ऊपर लिखी हुई है वो तो अपनी जगह पे इंडिपेंडेंट है, लेकिन उसके अलावा ये काम भी होगा, यानी अरेस्ट वगैरह भी हो सकता है। अच्छा, फिर डिसकंटिन्यूएंस ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन बाय बोर्ड थ्रू जनरल ऑर्डर, के बोर्ड के पास पावर है कि वो एक जनरल ऑर्डर इशू करेगा। जैसे आपने आजकल देखा ही होगा कि इनकम टैक्स के केस में तो उन्होंने ये काम शुरू भी कर दिया है। इनकम टैक्स में भी ये प्रोविजन है कि कोई भी बंदा अगर रिटर्न फाइल नहीं कर रहा ना, एफबीआर उसको नोटिस इशू करेगा। नोटिस इशू करने के बाद भी अगर वो रिटर्न फाइल नहीं करता तो एफबीआर ना एक जनरल ऑर्डर इशू करेगा। जनरल ऑर्डर क्या होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एफबीआर एक जनरल ऑर्डर इशू करेगा और उस जनरल ऑर्डर में उन बंदों के नाम लिखेगा जिनकी मोबाइल की सिम या बिजली का जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट करना है। ठीक है, और एफबीआर ने हमें कर भी दिया है मोबाइल सिम के केस में, तो अक्सर लोगों की ब्लॉक भी हो गई है। 15 लाख लोग हैं, कितने लोग हैं? 5 लाख लोग हैं। तो इसी तरह से उन्होंने टीयर 1 की कैटेगरी में जो रिटेलर्स हैं उनको भी कहा हुआ है कि भाई अगर नहीं करोगे ना इंटीग्रेशन तो तुम्हारा बिजली का और गैस का कनेक्शन भी हम बंद कर देंगे। हम एक जनरल ऑर्डर निकालेंगे, उसमें जिन जिन बंदों का भी नाम होगा ना उनका फिर बिजली का और गैस का कनेक्शन बंद हो जाएगा। ठीक है जी, ये हैं जी, यहाँ तक आज का लेक्चर है। अब एक आखिरी बात कर लेते हैं। ये एक क्वेश्चन मैंने निकाला था, क्वेश्चन नंबर है 30 और इसका बी पार्ट। ये आपके आई कैप का क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 30 इसका बी पार्ट, जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है ना। मुख्तार हैज बीन रनिंग अ स्मॉल मीट शॉप measuring 750 स्क्वायर फीट in a small commercial area for the last 3 years. The average electricity bill of his shop is rupees 40,000 per month. Mukhtar currently purchases a variety of meat cuts from a local supplier and sells it to the end users। यानी ये गोश्त की उसकी दुकान है मीट की, 750 स्क्वायर फीट की। ये उस अटेम्प्ट में था जिसमें मैंने आपको बताया कि वो स्क्वायर फीट का भी पहले क्राइटेरिया था, अब वो खत्म हो गया है 1000 फीट वाला। ठीक है, लेकिन इसका क्राइटेरिया वो उसमें आ ही रहा। 750 स्क्वायर फीट है और उसके बिजली का जो बिल है वो 40,000 रुपया है पर मंथ, यानी वो जो 12 लाख वाला क्राइटेरिया है उससे कम है। अच्छा, वो मीट कट्स यानी गोश्त के छोटे छोटे जो हैं वो पीसेस जो हैं वो परचेज करके फिर आगे बेचता है। इन ऑर्डर टू एक्सपैंड हिज बिजनेस ही हैज डिसाइडेड टू एक्वायर अनदर मीट शॉप measuring 600 स्क्वायर फीट इन अ नियर बाई कमर्शियल एरिया। बिजनेस एक्सपैंड के चक्करों में उसने एक और दुकान खरीद ली है जी 600 स्क्वायर फीट की, और उसमें भी हिज प्लान इज टू प्रोक्योर लाइव स्टॉक इंस्टेड ऑफ मीट कट्स एंड आफ्टर प्रोसेसिंग इट इनटू फ्रोजन फाइन कट्स sells it to the end user in a retail packing under the brand name of मीट आईटी फ्रॉम बोथ ऑफ हिज शॉप्स। और उसका प्लान ये है कि वो लाइव यानी जानवर को खरीदे और उनको फिर खुद से करके स्लॉटर उनको ज़िबा करके उनको डिफरेंट जो मीट कट्स हैं उनको फिर अपनी दोनों दुकानों से मीट आईटी के नाम से एक ब्रांड बनाया और उसमें बेचे। मुख्तार इज नॉट रजिस्टर्ड विद द सेल्स टैक्स अथॉरिटीज, हाउएवर ही इज पेइंग सेल्स टैक्स ऑन हिज मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल। क्योंकि वो टीयर 1 में नहीं आ रहा तो अपने बिल के ऊपर वो उनसे टैक्स लिया जा रहा है। ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट सिंस ही इज नॉट फॉलोइंग विद इन द एम्बिट ऑफ टीयर 1 रिटेलर, he is not required to be registered with sales tax authorities and continue to operate and pay sales tax as unregistered person। Required क्या है जी? Under the provisions of the act and the rules made thereunder, discuss whether Mukhtar is justified in his contention। अब इसके अंदर देखें गौर से, तो क्या उसकी कंटेंशन ठीक है जी? उसको रजिस्टर होना ही नहीं होना? पहली बात तो ये है, हाँ ये वाली, जब एक से ज़्यादा शॉप उसने बना ली तो वो चेन ऑफ स्टोर में आ गया, नेशनल चेन ऑफ स्टोर में आ गया। जब वो नेशनल चेन ऑफ स्टोर में आ गया तो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड हो जाएगा, नंबर 1 चीज़। दूसरी बात एक और इसके अंदर उसने लिखी हुई है कि उसने जानवर खरीदने हैं, जानवर खरीद के उनको ज़िबा करके उनका गोश्त बनाना है और फिर उनको बेचना है। तो मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था? हाँ, तो वो मैन्युफैक्चरर भी बन जाएगा। अब जब मैन्युफैक्चरर बन जाएगा तो एज अ मैन्युफैक्चरर भी उसको रजिस्टर होना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि वो कॉटेज इंडस्ट्री में अगर है तो नहीं होना पड़ेगा, वरना उस इस तरह से आपने इसका आंसर करना था। ठीक है, इसका जरा जवाब पढ़ लें। हाँ, ये बात मैं इग्नोर कर दी है शायद, लेकिन कि वो कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है। उसके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो दुकान जो है ना वो कमर्शियल एरिया में बनाएगा। जब कमर्शियल एरिया में बनाएगा तो वो कॉटेज इंडस्ट्री से निकल जाएगा, तो उसको मैन्युफैक्चरर के तौर पे भी रजिस्टर होना। ठीक है,
मैन्युफैक्चरर कम रिटेलर के दो। ठीक है जी। ब्रांड का क्राइटेरिया नहीं है। चाहे आपका अगर चेन ऑफ स्टोर है, चाहे आपका ब्रांड है या नहीं है, आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। नहीं नहीं, STRN एक ही होता है, मैंने आपको पहले भी बताया ना, चाहे आपकी 100 ब्रांचें हैं, एज अ सिंगल सेल्स टैक्स रजिस्टर होना पड़ेगा। अलबत्ता जो जो भी आपकी ब्रांच होगी ना, वो आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी FBR को। जैसे एक मैन्युफैक्चरर होता है ना, तो अब मैन्युफैक्चरर के हो सकता है पूरे पाकिस्तान में 100 वेयर हाउसेज हों, तो सेल्स टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर उसका एक ही होगा। अलबत्ता ये रिक्वायरमेंट है लॉ के अंदर कि आपके जो जितने भी वेयर हाउसेज हैं या जितनी भी ब्रांचेज हैं ना आपकी, अगर आप ट्रेडर हैं, तो वो वेयर हाउसेज या वो ब्रांचेज जो हैं वो आपको FBR को डिक्लेयर करनी। अच्छा, वो क्वेश्चन मेरे ख्याल में किसी और अटेम्प्ट में होगा, मैं फिर भूल रहा हूँ। ठीक है जी, तो फिर वो बाद में देखते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही है जी, बाकी की बातें कल होती हैं। अल्लाह हाफिज़।